भी ऐसा नहीं लगा, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कभी कि यार मैं डालता हूँ 40-50 लाख रुपए और ऑप्शंस करता हूँ? ऑप्शन बायर यार एक फुल टाइम जॉब है। और मैं आपको सच बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आज आपके पॉडकास्ट में मैं इतने ट्रेडर से मिला हूँ, कोई बंदा प्रॉफिटेबल नहीं। लॉकडाउन लग चुका था और हमने अकाउंट ओपन कराया और हमने कुछ ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए फंड डाले। अच्छा, जो आप 40 मेरा लाख रुपए सीधा? हाँ क्योंकि ऐसा आ रहा था ना लोग रिलायंस में इतना बर्बाद हुए, एक दिन में ओके। रिलायंस उन्हें शॉर्ट किया हुआ है, रिलायंस बढ़ रहा है। उस टाइम मैंने कल्याण ज्वेलर्स में लगाया, मैंने कुछ तकरीबन 60 रुपए पे कल्याण ज्वेलर्स लिया था, अभी 750 पार है। हमने 5000 क्रिएटर का इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट करा, फुटेज भी चला सकते हैं यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अमोघ लीला प्रभु जी थे, उनकी वाइब कैसी है और उनसे क्या क्या सीखने को मिला आपको? बहुत ग्रेट वाइब है यार, सीरियसली। मतलब अगर वो सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे लिए बोला है। बट बहुत सारी स्टोरी, अभी जस्ट आपने पूछा तो एक फनी स्टोरी आ जाती है। एक बहुत यंग ट्रेडर है, मैंने उनसे पूछा जब ऑफ द कैमरा हम लोग बैठे थे, तो मैंने पूछा भाई यार अब इतना पैसा भी बना रहे हो, क्योंकि एज अ क्रिएटर आप कोर्सेज में भी हो, एफिलिएट से इतना बढ़िया आ रहा है ना, तो क्या करते हो अभी इनके पैसों, कहाँ कैसे कर रहे हो स्टॉक मार्केट में? कहता भैया आपको एक बात बताऊँ, मैंने एफडी करता हूँ यार आप काफी टाइम से यूट्यूब पे हो, बहुत एक्टिवली स्टॉक मार्केट कर रहे हो, तो ये जो एलसेड इन्वेस्टमेंट था जो 3 रुपए का 3 लाख रुपए हो गया जी। क्या आपको इसकी कानो कान खबर नहीं हुई थी? फिलहाल तो मैं ये बताना चाहूंगा, बस अब सब लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, काश 10,000 लगाते तो इतने करोड़ रुपए बन जाते। डार्क रियलिटी टाइप है, अगर आपको ये स्किप करना तो आप कर सकते हो। आपके कनेक्शंस अच्छे हो तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा स्टॉक आज की डेट में आगे चलने वाला है। Christopher Collins of New York is guilty of insider trading and lying to the FBI. कोई भी पर्सन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, अमरीश जिससे पैसा बनता है। बिहाइंड द कैमरा उन्होंने ही बोला है कि यार ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं उस टाइम पे आपको क्रिप्टो भी जब आया था तब आपको पता लगा था उसके बारे में? 2016 में वन ऑफ आर फ्रेंड यूट्यूबर ही था, हम लोग छोटे छोटे यूट्यूब चैनल थे, तो उसने कहा भाई मेरे पास बिटकॉइन है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या चीज है ये। तब उनके पास थे? हाँ उनके पास थे, 3 कॉइन्स है उसके। 2019 या 20 में उन्होंने जब वो था, उन्होंने सेल करके उन्होंने ऑफिस बनाया। 2 साल पहले एक शो था जो संदीप महेश्वरी जी का था, जब आपको इनका इनविटेशन आया तब आपकी फीलिंग कैसी थी? मैं बैंगलोर में था उस टाइम। कंट्रोवर्शियल कर दूं थोड़ा? बड़े बड़े क्रिएटर फॉर्च्यूनर डिफेंडर खरीद रहे हैं भाई वो, क्योंकि वो कमा रहे हैं इससे। भले वो तो बस सेबी अब पकड़ रही है तो वो भी थोड़े कम हो रहे हैं। करोड़ों में डील थी सर, करोड़ों में? करोड़ मतलब करोड़ टच नहीं, करोड़ से ऊपर वाली डील थी। मन भटकता है सर उस टाइम देख के कि यार मेरे साथ के बंदे डिफेंडर ले रहे हैं, मेरे साथ के बंदे फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, मेरा भी तो मन करता है। बट वहां पे लगता है कमेंट्स पढ़ के यार कि उनके कमेंट में लिखा था कि भाई तेरे चक्कर में मैंने जमीन बेच दी थी। एक तरफ खान सर की एक वीडियो में मान लीजिए 1 मिलियन व्यूज आते हैं, वहीं पे पुनीत सुपरस्टार जो नाले के पानी पी रहा है ना, गंदे काम कर रहा है, उसकी भी वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं? 1 मिलियन व्यूज आते हैं। सर आपकी नजर में आप ना बहुत से व्यूअर बोलेंगे ओए किससे कंपेयर कर रहा है खान सर को, बोल सकते हैं मुझे भी वो, बट यूट्यूब कहता है मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं दिखता हूँ ना बहुत से लोग जल्दी खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा अलग तरीके से आ रहा है। अलग, सही मेरे बात कई ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं अमरीश जी बिस्किट खाने के पैसे नहीं थे, आपकी वीडियो देख के पार्ले जी बिस्किट खाते थे और सडनली महीने का 10 करोड़ 12 करोड़ आने लग गया, तो क्या करते? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि इन्होंने चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या एक कंटेंट क्रिएशन हो, इन्होंने हर कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल हुए हैं। सो प्लीज़ वेलकम महात्मा जी टेक्निकल AKA अमरीश जी। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, सबसे पहले तो कि आपने मुझे मौका दिया यार अपने आपके जो प्लेटफॉर्म है इसमें आने का, और मेरे बारे में जो कहा इसके लिए थैंक यू सो मच। तो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और गोइंग गुड, कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। ओके, तो अमरीश जी, आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बहुत लोगों ने बात की हुई है, सब जानते ही हैं आप जिस लेवल पे हो, और किसी से भी बात करो तो आपका नाम आ ही जाता है। बट मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे स्टार्ट की? स्टॉक मार्केट की जर्नी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जनरली मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना हेट्स मिलता है कि जब आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हो तो लोगों को लगता है कोई कहानियां बना के लाया होगा, बट मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरी हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे महात्मा जी पे, तो मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ। 10 साल मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई, जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होती है। 10 साल मैंने पढ़ा है, और उसी में से किसी स्टूडेंट ने कहा जो आप ये पढ़ा रहे हो उसे यूट्यूब पे ले जाओ। मैं पढ़ाने अकाउंट्स आया था तो कोई यहाँ से पढ़ता नहीं था, तो मैंने करियर काउंसलिंग शुरू कर दी कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, कॉमर्स के बाद क्या करोगे, CA के एंट्रेंस किस तरीके से निकाले। मैंने इन सब पे काफी वीडियोस बनाना शुरू करे। बट 2011 की बात है, जब हम लोग 12th क्लास में होते हैं तो स्टॉक मार्केट चैप्टर आता है, तो हमने शेर खां में अपना अकाउंट ओपन कराया। और जब हमने शेर खां में अकाउंट ओपन कराया तो उस टाइम मेरे पास 15,000 रुपए थे, और मेरे लिए बहुत
बड़ा अमाउंट था ये। उस टाइम पे 15,000 तो बड़ा अमाउंट उस टाइम पे भी था और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अमाउंट था, क्योंकि अर्निंग कुछ 3-4 हजार रुपए ट्यूशन पढ़ाता था उस टाइम। शुरू कर दिया, 5-5 हजार के 3 चेक दिए थे। आज भी मैंने अभी रिसेंटली मैंने शेर खां से मेल मंगवाया है हाँ, मेरा स्टेटमेंट का, तो मुझे याद है अच्छा। 3-3 चेक 5-5 हजार के दिख रहे थे। बहुत सारे सिग्नेचर्स करने पड़ते थे पहले, और ट्रेड टाइगर नाम के इनका सॉफ्टवेयर हुआ करता था। तो उस पर पहले मैंने कुछ इन्वेस्टिंग करी टाटा मोटर्स, SBI और DLF के शेयर्स में। ओके। तो कुछ 10-12% ग्रो करके आया था। तब वो जो आपने बताया टाटा मोटर्स, SBI, ये कितने रुपए के हुआ करते थे? मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट अराउंड टाटा मोटर्स उस टाइम भी कुछ इसी रेंज में घूम रहा था, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था मेरे टाइम पे और 150 के रेंज में ही घूम रहा था। हाँ। एग्जैक्ट वर्ड नहीं, अगर आप चेक कर सके 2011 में क्या आ रहा है तो वो मैं देख के आपको बता सकता हूँ। और DLF भी इसी रेंज में था, और SBI, ये 3 स्टॉक्स, क्योंकि पहली बार ही गया था, मतलब कोई जहां से कुछ कहता था वही काम करना शुरू कर देते थे। तो मैं और मेरी वाइफ, मेरी शादी बचपन में हुई थी जब मैं 17 साल का था, तो मेरे साथ ही वो बड़ी हुई है। तो हमने कहा अच्छा। तो सही, मतलब क्योंकि पैसे दिखते हैं ना, स्टॉक मार्केट क्या क्विक मनी है, दिखता है तुरंत पैसा दिखता है, घट गया तो भी बढ़ गया तो भी। बट मेरे जो हमारे ब्रोकर थे, जो एजेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आपको इसमें पैसा नहीं बनेगा, आपका बनेगा ट्रेडिंग में। मैं आपको बताऊंगा और आप वो करना। मैंने कहा सर कैसे? कह रहा सर आपको लेवरेज मिल जाएगी ना। तो मैंने देखा यार, पहले ना बहुत ज्यादा लेवरेज मिलती थी इंट्राडे में, तो मतलब 5x 10x तक का आपको लेवरेज मिल रहा है। मैंने कहा सही तब ट्रेडिंग इन द सेंस आपसे पूछना चाहूंगा, तब ट्रेडिंग जो होती थी वो ऑप्शंस नहीं आते थे, तब स्टॉक्स में ही होते थे, वो बस मार्जिन मिल जाता था। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम ना इंट्राडे का बहुत चलन था, और खैर सोशल मीडिया था नहीं उस टाइम मेरे पास, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया था नहीं। मुझे बस मेरा मेन इन्फ्लुएंसर कौन था, मेरा वो ब्रोकर का वो बंदा, वो मुझे गाइड करता था। आज 200 रुपये कमा लिए, बहुत खुश हो जाता था, अरे यार 200 रुपये बन गए। और मेरा ट्यूशन का टाइम 3 बजे था, बच्चे स्कूल से आते थे, मैं जाके अकाउंट पढ़ाना शुरू करता था। और किस दिन 50 रुपये लॉस में, तो मैं पूरा दिन खराब करता था। 6 महीना मेरे साथ चला, मेरे दिमाग की दही हो गई, 7-8 हजार मेरे डूब गए। तो मेरी वाइफ ने कहा भैया इससे बढ़िया तो तुम ट्यूशन में कमा रहे हो यार, महीने के 30-40 हजार रुपये, वही काम करो। पता नहीं था कि करियर होगा, इतना बड़ा फ्यूचर होगा। छोड़ के मैं ट्यूशन की दुनिया में आ गया, और मैंने स्टॉक मार्केट को मोड़ के नहीं देखा। अच्छा। मैं 2016 में यूट्यूब पे आया था। 16, 17, 18, 19, 20, पूरा 20 तक काम किया। 20 में जब हम सक्सेसफुल थे यूट्यूब पे, एक आपको थोड़ा कट करूंगा यहाँ पे, 2011 में आप स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेड किया, उसके बाद आपने मतलब कट ऑफ ही कर लिया, उसके बाद सीधा 2020 के अप्रॉक्स, क्योंकि मूड खराब हो गया था ना। मूड खराब हो गया था कि यार पैसे बर्बाद है, मतलब पैसे बर्बाद है, दिमाग खराब होता है अगर 50 रुपए का भी लॉस हो। तो फिर ट्यूशन की दुनिया में चला गया, और देन 16 में यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम था महात्मा जी टेक्निकल। ओके। उस पे करियर काउंसलिंग, क्योंकि अकाउंट्स कोई पढ़ नहीं रहा था वहां पे, क्योंकि बच्चे थे नहीं। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे ना कॉमर्स के स्टूडेंट आपको कम मिलेंगे। अच्छा। आपको UPSC SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेगा, आपको साइंस बैकग्राउंड के मिलेंगे, नीट JEE ये सब बच्चे दिखेंगे, है ना। बट कॉमर्स वाले बच्चे आज भी कम दिखेंगे। तो मैंने शुरुआत करी, और करियर काउंसलिंग इन सब चीज़ों की, यूट्यूब से अच्छा पैसा बनाया, टू बी ऑनेस्ट। सक्सेसफुल हो गया, काफ़ी ग्रो करने लग गया, चैनल ग्रो कर गया। फिर हमने नए चैनल्स बनाए, वी मेक क्रिएटर, जहाँ मैं क्रिएटर्स को ट्रेन करने लग गया। जो आपने अभी बात कही कि जहाँ भी आप क्रिएटर से मिलते हो तो मेरे बारे में आप सुनते हो, तो अभी मैं आगे बताऊंगा अपनी जर्नी के आगे क्या क्या हुआ। तो फिर वो सब चैनल बनाए, और फिर पैसे बने, एंड देन फिर लॉकडाउन आया, तो उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे बने, ये मैं पर्सनली अपने उससे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ही ज्यादा एक बिगनर स्टेज पे हूँ। तो जब आपने, आपके मोनेटाइजेशन को कितना टाइम लगा, उसके बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट आने में कितना टाइम लगा, उसके बाद जब छोटा मोटा अमाउंट के बाद अच्छे खासे पैसे आने में कितना टाइम लगा? अब अच्छे खासे पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है। उस टाइम जो आया था वो मेरे लिए बहुत अच्छा पैसा था, शायद आज वो ना हो। तो मुझे याद है कि कुछ उस टाइम ना मोनेटाइजेशन की कोई क्राइटेरिया नहीं था। आप वीडियो डालते थे और आपका चैनल मोनेटाइज होता था। और आज क्राइटेरिया है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो मुझे करीबन 6 महीने लग गए थे और आने में, और पहला मेरा अमाउंट कुछ 18,000 रुपये आया था। अच्छा। और मैं बहुत खुश था कि यार यूट्यूब से पैसे आए हैं, अमेरिका से पैसे आए हैं। तो वो खुशी का दौर था, और वो दिन थे पहले। तो आपने जब दोबारा स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी, तो आपने कुछ तो ऐसा होगा कि आपको दोबारा पुश मिला हो, या आप किसी से मिले हो, तो उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे रीजन था कि मैं आपको बताता हूँ, जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं ना, डिजिटली काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन वालों से उनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है। उनको लगता है दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, अगर आज ये पॉडकास्ट नहीं हुआ तो मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन आप ऑफलाइन वालों से मिलो, उनको दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो अपना एक काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। बट हमें बहुत जल्दी है।
तो जब मैं यूट्यूब पे 2016, 17, 18, 19, 20, 4-5 साल काम करने के बाद मुझे काफ़ी ट्रेडर से मिला, काफ़ी फाइनेंस के क्रिएटर से दोस्ती हुई, क्योंकि हर एक का अपना अपना जॉनरा हाँ, था हाँ। और काफ़ी लोग नए नए शुरू कर रहे थे। तो मैंने देखा यार नए शुरू किया, इन्होंने अपना करियर अच्छा खासा बना लिया। तो फिर 2020 में अच्छे खासे पैसे थे हाँ, और 2020 में लॉकडाउन लगा था। हाँ। तो मैंने ज़रोधा में पहली बार अकाउंट ओपन कराया, जो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ। हाँ। पहली बार अकाउंट ओपन कराया और मुझे पता क्या था, इंट्राडे। इंट्राडे। अब मुझे लगा कि अब थोड़ी बहुत नॉलेज है भैया, अब तो मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। लॉकडाउन लग गया था या नहीं लगा था? लॉकडाउन लग चुका था। अच्छा, ओके। लॉकडाउन लग चुका था और हमने अकाउंट ओपन कराया और हमने कुछ ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए फंड डाले। अच्छा, जो आप 40 मेरा लाख रुपए सीधा? हाँ, क्योंकि पैसा आ रहा था ना यूट्यूब से पैसा आ रहा था, बिजनेस चल रहा था, हमने डाले हम बढ़िया करेंगे यार, मतलब इसको एक करियर हमने परस्यू करने की सोचा। और मेरा एक दोस्त भी था, उसको भी सिखा दिया मैंने। अच्छा। और उसको पहले क्या है, वो ऑफलाइन वाला बंदा था, उसको लगा यार ये तो रियल धंधा है, मतलब अभी लगाओ अभी के अभी बन रहे हैं, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, हाँ, सही बात है। यही होता है। तो उसे भी सिखाए और वो ज्यादा थोड़ा रिस्क बहुत ज्यादा लेता था। अच्छा, तो हम इंट्राडे करते थे, हमें फिर समझ आया फ्यूचर अच्छा। कि भाई लॉट में करो ना यार, हाँ। 1 महीने का मिलता है, यहाँ तो 1 दिन वाला था। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा लॉट में करते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 7-8 लाख रुपए कमाए विद इन 1 महीने। 1 महीने। 7-8 लाख रुपए 10 दिन में गवा दिए मैंने। अच्छा। मेरा दोस्त अभी उसका पीएनएल 2 करोड़ लॉस में है, इनफैक्ट 2 करोड़ प्लस होगा, मैं उससे 1 महीने पहले मिला था। उसके अंदर एक एडिक्शन आ गई इस चीज को करने की। जब भी मैं पूछता हूँ करण कर रहा है क्या, वो कहता है नहीं नहीं भैया छोड़ दिया है। बट मैं पीएनएल चेक करता हूँ तो अभी ऑप्शन कर रहा हूँ, उस टाइम हमें पता भी नहीं था ऑप्शन के बारे में। तो वो फ्यूचर में हम लोग रिलायंस में इतना बर्बाद हुए, एक दिन में रिलायंस ने शॉर्ट किया हुआ है, रिलायंस बढ़ रहा है, हाँ, हाँ। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी उस उस टाइम, टाइम राइट। पे, ओके। सो उस टाइम हमें फ्यूचर का पता था, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर में मेरे सामने सामने उसने कुछ 80-90 लाख रुपए का लॉस किया। लॉस कर लिया। तो मेरे को एकदम से हिट हुआ, क्योंकि मैं यार उतना रिस्क टेकिंग बंदा न्यू लाइफ में कि बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजन लूं। हाँ। मैं रुका और मैंने कहा यार आपको प्रॉपर्टी कितना में लॉस हो गया था? मेरे को कुछ 10 लाख कमाए थे, मेरे 10 लाख चले गए। आप कहोगे मैं पीएनएल आपको शेयर कर दूंगा, हाँ। आप पीएनएल जरूर डाल दीजिएगा जो मेरा उस टाइम का रहा है 2020 का। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मेरा एक स्टैब्लिश बिजनेस था। हाँ। मेरा यूट्यूब चल रहा था, मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट हमारा एक बैच चलता है लाइव, हम वो सब सिखा रहे थे, वहां से पैसा अच्छा बन रहा था। लॉकडाउन टाइम में सभी लोग ऑनलाइन कोर्सेज Online कर रहे कर थे, रहे थे, हाँ। तो मेरा बन रहा था। मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, उन पैसों को एसबीआई के स्टॉक्स लिए हाँ। और जितने भी स्टॉक्स थे जो मैं जिनमें ट्रेडिंग करता था, मैंने लगाए पैसे और वो मैं निकल गया। ऑलमोस्ट मैंने कुछ तकरीबन बचे थे मेरे पास 20-22 लाख रुपए कुछ बचे होंगे, 40 कुछ में से। निकाल भी लिए थे मैंने, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह लेनी थी उस टाइम, और वो लगा के छोड़ दिए। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है उस टाइम। हाँ। उसके बाद जितना मैं बिजनेस से कमाता गया, हर महीने थोड़े बहुत, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, ऐसे धीरे धीरे लगाता गया। एकदम से नहीं लगा दिया कि मेरा पोर्टफोलियो उस टाइम लगाया और आज करोड़ों में चला गया। धीरे धीरे मैंने उसे बिल्ड करता रहा, जो भी स्टॉक्स, क्योंकि इतना समझ आ चुका था। यूट्यूब पे इतनी लोगों की वीडियोस देखी थी, बहुत सारा फ्री कंटेंट है, मैं बोलूंगा लोगों को यूट्यूब पे अगर आप सीखना चाहें तो। फिर कनेक्शंस भी थे आपके? हाँ कनेक्शन भी थे, बट ऐसा टिप्स नहीं लेता था मैं। हाँ, ऑब्वियसली। मैंने स्क्रीनर पे जाके, क्योंकि मैं खुद ही एक कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, सीए मैंने ड्रॉप आउट करी है, तो मुझे कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस समझना आता है, कंपैरिजन करना आता है। तो मैं स्टॉक ढूंढता था और मैंने काफी स्टॉक्स पिक करे और धीरे धीरे लगाना शुरू किया। उस टाइम तो अगर आप देखें तो लार्ज कैप को अगर आप पैसे लगा दे तो वही डबल हो गया था 2 साल में, अगर आप देखें जिस टाइप से मार्केट लास्ट 3-4 सालों में बूम आराम से। तो ये जर्नी वहां से चली और ये उस टाइम की जर्नी थी। तो बस उस टाइम यही दिमाग में था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है भैया, ट्रेडिंग नहीं करना है। जो पैसे कमाऊंगा यहाँ लगाऊंगा और इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद से आपने ट्रेडिंग कभी करी नहीं? उसके बाद से ट्रेडिंग करी, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि चलो वहां पे भी चलते हैं। अभी उससे पहले मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी। जब मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे, तब आपने पैसे नहीं बनाए उसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नया था ना सर 2020 में, मतलब मैंने कोई पहले सीखा हुआ तो था नहीं। 2020 में मैं न्यू था, न्यू में पैसे थे तो लगा दिए थे, है ना। और मार्केट का बहुत सिंपल फंडा है बॉस, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा या साइडवेज में घूमता रहेगा। तो हमने तो कोई ऑप्शन लिया नहीं था, हमें तो इंट्राडे में था या फ्यूचर में था। ऊपर गया, अगर हमने शॉर्ट नहीं किया हुआ तो ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना पैसा। कोई ऑप्शन था नहीं कि भाई प्रीमियम डिके होगा और लॉस होगा। तो गेम वही था कि कुछ बनते थे या लॉस होते थे। और उस दौरान मार्केट इतनी वॉलिटिलिटी थी, आज बढ़ रहा है कल गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है। और हम तो इतने वो थे कि हम फ्यूचर में लॉट लेके 5 मिनट नहीं टिकते थे, महीना तो दूर की बात है। तो मैं सच बताऊं, पैसा नहीं बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट अब थोड़ी बहुत आई है, बट फाइनेंस वर्ल्ड में
कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, सीखना है। हाँ। बट उस टाइम तो मैं माइनस में था, मैं आपको सच हाँ, बताऊं। सही बात है। तो बट हमने इन्वेस्टिंग करी, और इन्वेस्टिंग क्योंकि मार्केट काफी ग्रो कर रहा था, और जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स थे वो अपने वैल्यू से बहुत कम भाव पे थे, हाँ। तो वो ग्रो करना शुरू हुआ और हमने उस पर पैसा लगाया उस टाइम। तो मैं आपसे चलो ऐसे पूछ सकता हूँ ओपनली कि आपने कितना अमाउंट उस टाइम पे लगाया था और वो आज आपको कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? कोई ऐसा फिक्स्ड हमने अमाउंट नहीं लगाया, हर महीने जो भी स्टॉक्स मुझे लगता SIP था, टाइप। हाँ एसआईपी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कभी म्यूचुअल फंड में उस टाइम लगाया नहीं। इनफैक्ट आज भी मेरा म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो 2-3 लाख रुपए ही है उसमें। किसी ने कह दिया तो एक आध लगा लिया, माइंडसेट लगा के चलो यार ये बच्चों के लिए है, हाँ, या हाँ, ये इस हाँ, पर्पस के लिए। अदरवाइज मैं खुद ही स्टॉक्स फाइंड करता हूँ। तो पहले लार्ज कैप में लगाता था, फिर मिड कैप पे आया, और अब मैं धीरे धीरे स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढता हूँ। ओके। जैसे अगर आप देखें तो उस टाइम मैंने कल्याण ज्वेलर्स जो है, हाँ। वो उस टाइम मैंने कल्याण ज्वेलर्स में लगाया। मैंने कुछ तकरीबन 60 रुपए पे कल्याण ज्वेलर्स लिया था, अभी 750 पार है। बताओ। तो मैंने कल्याण ज्वेलर्स में पैसा लगाया। मैंने एसबीआई में लगाया, एसबीआई करीबन 250% मेरा ग्रो कर गया। आईटीसी में मैंने लगाया, आईटीसी आपको बताऊंगा लॉन्गर रन 200 से 220, 200 के बीच में घूमता रहता था। मैंने क्योंकि मेरी वाइफ भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेती थी मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो आईटीसी जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, वो अलग बात है, सिगरेट ज़्यादा बनाती है। हाँ, हाँ, तो मैंने क्या किया कि ज़्यादातर अमाउंट जो उसके अकाउंट से लगाने थे वो आईटीसी के स्टॉक्स लिए, और आईटीसी बढ़ा, बड़ा तो बहुत काफ़ी ग्रो हुआ। तो ऐसे स्टॉक्स पिक करे हमने, और उनमें मैंने पैसा लगाया। अभी धीरे धीरे हर महीने हमारा ये काम रहता है जब मैं बैठता हूँ रात को कि भाई काफ़ी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे स्क्रीनर हो गया, है ना, और इन सब दोनों देखता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 सालों में मैंने क्लासेस भी ली। हाँ। मैंने सीखा टेक्निकल, फंडामेंटल ओके। मेरे को आता था, बट मैंने हाँ। टेक्निकल, मेरे को सच बताऊँ, आज से 2 साल पहले मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता था। अच्छा, ओके। मैंने प्रॉपर पहले बेसिक चीज़ सीखी, हाँ। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू करा, और फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो आपको स्टॉक्स की रीडिंग करना बहुत मतलब कि आता है क्योंकि आपका जी। बैकग्राउंड ऐसा है, तो मैं हमारी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए ये आपसे जानना चाहूंगा कि कोई एक अच्छा स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए हाँ। कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ, हाँ। वो पैसा कितने सालों के लिए मैं इस किसी भी स्टॉक्स में लगाना चाहूंगा। हाँ। अगर मुझे चाहिए पैसा 1 महीने के अंदर, तो सबसे पहले आपका, क्योंकि जितना कम टाइम होगा रिस्क आपका उतना ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। ऑब्वियस सी बात है। और पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको कोई भी स्टॉक्स ऐसा डिफाइन नहीं है हाँ, हाँ। कि आप इतने दिन में आपको इतना पैसा निकाल के दे देगा, राइट। हाँ, सही है। तो सारा गेम रिस्क का है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं विद रिसर्च के साथ, तो आप गिरेंगे नहीं। स्टॉक मार्केट की कहावत है कि पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। जो आप कैपिटल लगा रहे हो ना, अगर आपने जीवन में कैपिटल भी बचा लिया ना बॉस, तो आप नॉलेजफुल बनते हो। मैं आपको बताऊं तो आज मुझे लगता है कि चलो कैपिटल बचाने के बाद अगर मेरा पोर्टफोलियो 70-80% ग्रो कर चुका है लास्ट 4 ईयर्स में, और अभी तो रिसेंटली 15-20 दिनों में जो आप क्राइसिस देख रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर हम 55-60% पे घूम रहे हैं, तो विच इज वेरी गुड, हम अच्छा कर रहे हैं। तो सारा गेम उस चीज का है कि आपका माइंडसेट क्या है। आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहते हो, ट्रेडर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक्स जो है वो पिक करने होते हैं। तो जैसे उस टाइम पे से लेके आज तक का, आज के टाइम पे आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? देखिए, मैंने धीरे धीरे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे किसी भी एक स्टॉक में गलती से लगा दिया और वो 3 गुना हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा क्योंकि ज़रोधा बड़ा एक सिंपल मैट्रिक्स देता है कब कब आप कैश इंट्रोड्यूस करते हो, तो देखेंगे हर महीने 2 लाख 3 लाख 4 लाख अपने अकॉर्डिंग मैंने उसमें डालता रहा जब जो स्टॉक मुझे अच्छा लगा। तो ऑलमोस्ट मेरा पोर्टफोलियो अभी राइट नाउ, अगर आज की बात करूं, जब हम आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो आज ट्रम्प साहब की लोगों को बदल जाएगा। तो अगर आज आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब जो है वहाँ के नए 47th प्रेसिडेंट बने हैं, तो उस वजह से आज मार्केट बड़ा घूम रहा है। तो एक होता है कि सब बड़े मीम भी चल रहे थे भैया, एक है आर्ट जो आज मार्केट बढ़ा है 1.5%, और एक है आर्टिस्ट कौन है, ट्रम्प है। तो ऑलमोस्ट आज मेरा पोर्टफोलियो 1.2 CR से ऊपर है, और मेरी वाइफ के अकाउंट में ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपए के करीब उनका पोर्टफोलियो है। तो ऑलमोस्ट पूरा फैमिली, हम 2-3-4 लोग हैं हमारे घर में अपने, जिनका कॉर्पस 2 करोड़ से ऊपर का हमारा पोर्टफोलियो कॉर्पस है। और ऑल द सबका मिला के हम कुछ अभी 60, क्योंकि 60% का प्रॉफिट हमारा स्टॉक्स में है। तो आपका आगे का टारगेट क्या है कि लाइक मेरे को यहाँ तक पहुँचना है और इतना मेरी कम से कम नेटवर्थ होनी चाहिए? कभी सोचा है आपने इस बारे में? देखो सर, मुझे जब मैं इस चीज़ में आया और लास्ट 1 सालों से मैं बहुत डेडिकेटेड लर्न कर रहा हूँ, मतलब 1-1.5 सालों से बहुत लोगों को सुनता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर है रामदेव अग्रवाल जी, उनको मैं एडमायर करता हूँ, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, लकीली कभी उनसे मिल पाऊँ। तो उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि
पैसा अगर आपको बनाना है 100 करोड़ रुपए तो वो बनाना बहुत आसान है, अब बशर्ते आपको मैथ्स पता हो। तो वो सिंपल कहते हैं, अगर 25% से आपका पैसा ग्रो करेगा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो हमें लगता है यार हमारे पास तो है ना, 1 करोड़ रुपए हैं, अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो तो अगले 10 साल में वो 1 करोड़ 10 करोड़ बन जाएगा, और अगले 10 साल में वो 100 करोड़ बन जाएगा। तो ये उनकी बात जब मैंने सुनी तो मैंने कैलकुलेट किया और मैंने देखा सच में अगर आप नॉर्मली अगर आप लिखें SIP कैलकुलेटर्स और अगर जाके 1 करोड़ रुपीज लमसम में डालें और आप देखें कि 25% से 10 साल में कितना बना, आपको दिखेगा कि 10 करोड़ से थोड़ा बहुत अमाउंट कम रहता है अमाउंट्स में। तो मेरे को लगा कि मैं क्यों नहीं कर, अगर मैं डेडिकेटेड, अगर आप देखें आज निफ्टी का एक एवरेज रहा है 12% का, और जो पर्सन निफ्टी बीट कर लेता है 13% 14% में, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हमने निफ्टी बीट कर दिया। अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखें लास्ट 4 सालों में तो खैर ये गोल्ड ही है समझ लीजिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड 30% 25% ऐसा ग्रोथ दिया है। बट इन अ लॉन्गर रन टाइम फ्रेम अगर कोई म्यूचुअल फंड 15 17 18% दे रहा है तो आप समझो कि ये कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे देगा, इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, जिसको अपना जॉब कर रहा है, वो महीने के 20,000 30,000 रुपए की SIP करता है और वो सोचता है कि चल यार मैं निफ्टी बीट कर लूँ 12-13% की, विच इज़ वेरी गुड, मेरे लिए बढ़िया है। तो अगर हम दिन भर यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही तो यही है ना, हमारा चैनल भी फाइनेंस रिलेटेड है, हम इसी से रिलेटेड काम करते हैं, इसी से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी चलने वाला है, सेक्टर रोटेशन कौन सा आने वाला है, कहाँ कौन सा सेक्टर अभी ठंडे बस्ते में जाने वाला है। तो जब इतना को सीख और समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेली, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो परसेंटेज इन अ लॉन्गर रन 10 साल में उनसे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। राइट, होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, बट ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है उनकी फिलॉसफी पे हम काम कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल आने वाले 20 सालों में 100 करोड़ रुपए जो हमने बना रखे हैं, ठीक है बिजनेस से अर्न कर रहा हूँ वो एक अलग पार्ट है, बट जो मेरा फाइनेंशियल कॉर्पस है वो 100 करोड़ मुझे चाहिए अगर मैं 20 साल में बनाना चाहूँ उसको। चलो, जैसे आपने बात करी कि अब आप फाइनेंस में आ चुके हो वापस से, वैसे उन्हीं क्रिएटर से मिल रहे हो जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे 6-7-8 महीने पहले तक आप थोड़ा अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब, इस टाइप का कंटेंट बना रहे थे, स्टॉक मार्केट का भी बना रहे थे, बट क्या मेजर रीजन था कि आप कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे हो? ये मैं आप जितने भी व्यूअर है ना उन सबको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसलिए सुनना क्योंकि मैंने बिल्ड किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। हमने 5,000 क्रिएटर का इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट करा, आप फुटेज भी चला सकते हैं यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसका पीछे भी हमने सर्टिफिकेट रखा हुआ है। तो वो कंपनी उस तरीके से काम करती है क्रिएटर्स की हेल्प करने में, मेरे को लोग उसी के नाम से जानते हैं अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो। वो कंपनी अच्छी चल रही है, उसके पास टीम है, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली का ऑफिशियल 2023 का सिटी एम्बेसडर रहा हूँ यूट्यूब का, किसी ऐसे कंपनी का नहीं, यूट्यूब का। 2024 में मैं बिहार का सिटी एम्बेसडर हूँ। अच्छा। मैंने दिल्ली में 3 यूट्यूब के ऑफिशियल इवेंट करे खुद, इसकी फुटेज आप दिखाइएगा, और बिहार का भी इवेंट करा, अभी 2 इवेंट बिहार के करके आया। तो ये मेरा एक वी मेक क्रिएटर्स हमारी जो कंपनी है वो ये करती है। मेरा जो एक महात्मा जी टेक्निकल चैनल है वो करियर काउंसलिंग इन चीज़ों पे काम करता था, कैसे आप ऑनलाइन पैसा बना सकते हैं। बट मैं खुद भी तो सेल्फ स्टडी करता हूँ ना सर, मेरी खुद की भी तो पढ़ाई थी। मैंने कॉमर्स का स्टूडेंट था, CA ड्रॉप आउट किया, 12 साल अकाउंट्स पढ़ाया, मेरी वो नॉलेज क्या है। और मैंने लास्ट 1.5 सालों में इस पे खुद सीखा है। मनी मैटर्स करके यूट्यूब चैनल, शुभम अग्रवाल जो हमारे पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, हमने उनको यूट्यूब सिखाया। बट साथ साथ में समझ आया इनके अंदर बहुत नॉलेज है, तो मैं उनका स्टूडेंट बना। मैंने कहा सर मेरे को सिखाइए टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं उनसे करीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने क्लासेस लिया। अब तो नहीं लेता, अब बीच बीच में काउंसलिंग करता रहता हूँ कि कुछ मेरे को डाउट है तो उसके लिए उनके साथ बैठ गया और सारी चीजें। तो द थिंग इज कि सीखना भी बहुत जरूरी है। तो महात्मा जी टेक्निकल पे मैं एज मेरी बढ़ती जाएगी, राइट नाउ आई एम 34। सर मैं कब तक वही यूट्यूब टिप्स और वो चीजें करता रहूंगा? मेरा खुद भी तो अपना एक स्किल है। तो मैं फाइनेंस वर्ल्ड में आया कि मुझे पता है एक इंडस्ट्री ऐसी है, आज पूरे भारतवर्ष में 8 से 9% लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज है कि अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, लोगों को नहीं पता है। तो मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत खाली है, और मैं कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन भी इसी में थी, मैं इसी में पढ़ाया, CA ड्रॉप आउट करी, और मेरा इंटरेस्ट भी है। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया और मैं इसी इंडस्ट्री में आया। और महात्मा जी टेक्निकल पे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बड़े हो गए ना, आज से 4 साल पहले जो 12वीं में थे वो ग्रेजुएशन में अर्न कर रहे, उनके पास पैसा है। तो अब हम उनको सीखते हुए, क्योंकि मैं ही नहीं सिखा रहा, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर आते हैं, अलग अलग ट्रेनर जो लोगों को सिखाते हैं फाइनेंस के बारे में। और कहते भी है ना कि टाइम के साथ तो सभी ग्रो करते हैं।
अपडेट करना है। अगर आप टाइम के साथ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप मार्केट से सैचुरेट हो जाएंगे। मैं हाँ। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हर साल मैं 2 नए ऐसे चेहरे देखता हूँ जो मुझे लगता है यार ये इतनी जल्दी ग्रो कर गए, हाँ, पर वो गायब हो जाते हैं गायब हो इंडस्ट्री जाते से। हैं, हाँ। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें 8 साल तक जिंदा रखा हुआ है। हाँ। यही हमारे लिए बहुत बड़ी हाँ, बात है। हाँ। तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप वही एक कंटेंट घिसते रहोगे तो फिर राइट। वही होता है कि जो मतलब कि ऑडियंस जिससे ज्यादा रिलेट कर रही है आपको, और हम भी हैं, जैसे ग्रो करेंगे, हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारी चीजें भी चेंज होती थॉट जाएगी। प्रोसेस चेंज होता है, काम हाँ। करने का स्टाइल चेंज होता है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें इसके हाँ। टिप्स देते हैं, हाँ। बट हमने टिप्स नहीं दिया। हाँ। हमने चैनल अलग से बनाया, हमने उस पर हेल्प आउट करी, हमने स्टूडेंट्स जोड़े, हमने कम्युनिटी बिल्ड करी, हमने करीबन 15 से 16 बड़े बड़े क्रिएटर्स कार्निवल जैसे इवेंट करे जो आज तक इंडिया में कोई नहीं कर पाया। तो हमने उसके बहुत सारे डीप गए, अब उससे ज्यादा डीप नहीं जा सकते। तो उस डीप को एक कंपनी बिल्ड करी, वो काम कर रही है, अब मैं काम कर रहा हूँ अलग। हाँ जी। और जो ये जो आपका क्रिएटर्स कार्निवल था, ये आइडिया कहाँ से आया और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था सर। आप अगर देखेंगे बहुत से लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि भाई वो किया क्यों था इतना बड़ा इवेंट, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेचा नहीं। हाँ। मैंने वहां पे कुछ सेल नहीं किया। और मैंने जितना देखा स्पॉन्सर भी ऐसा कुछ स्पॉन्सर्स थे वहां पे, हाँ। बट वहां मैं बेच सकता था बहुत सारी चीजें। हाँ, हम हाँ। कोर्सेज बेच सकते थे, प्रोडक्ट बेच सकते थे, हाँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं बेचा। तभी लोग खुश थे सारे यूट्यूबर, क्योंकि जब तक आप कुछ पिच करते हो तो लोगों को लगता है यार ये तो प्रोडक्ट बेचने आ गया। तो आइडिया ये था कि हम क्रिएटर इकोनॉमी में काम करते थे। हमें लगा क्यों ना क्रिएटर्स को एक जगह बुलाया जाए। आज तक किसी ने इतना बड़ा इवेंट नहीं किया कि 5000 यूट्यूबर्स बुलाने का। हमने कहा क्या हम कर सकते हैं, तो हमने पहले 500 वाला किया। हमने वही अनाउंस कर दिया कि हम 5000 वाला, हमने 18 दिसंबर 2022 को 500 क्रिएटर का क्रिएटर सबमिट किया। अच्छा। स्टेज पे हमने अनाउंस कर दिया कि आने वाले कुछ टाइम में हम 5000 का इवेंट करेंगे। वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके चैनल पे डेफिनेटली लोग आते होंगे। और सीरियसली मैं भी बिलीव करता हूँ, जब आप किसी चीज को बार बार बोलते रहते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हो। और मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। 4 महीने की पूरी मेरी और मेरी टीम की मेहनत थी, और कुछ 70-75 लाख रुपए खर्च हुए मेरे खुद के पॉकेट से लगे। लोगों को लगता है वो बहुत पैसे बना लिए। इवेंट से पैसे नहीं बनते भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक भी इवेंट से मैंने पैसे नहीं बनाए। तो मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाहूंगा कि जो अमोघ लीला प्रभु जी थे, उनकी वाइब कैसी है और उनसे क्या क्या सीखने को मिला आपको? बहुत ग्रेट वाइब है यार, सीरियसली। मतलब मैं तो उनसे पर्सनली मिला हूँ, मेरे ऑफिस आए हुए हैं जहाँ बैठे हैं, हमने घंटों बैठ के बात करी है। उसके बाद मैं टच में भी हूँ उनके। ग्रेट पर्सनैलिटी है सीरियसली। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, IITians और ऐसे लोग होते हैं, और जो वो चीज छोड़ के, मोह माया छोड़ के अपने आप को डिवोटीज बनाते हैं। तो यार उनसे जरूरी नहीं कि आप भी डिवोटी बन जाओ, बट आप उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कि लाइफ में जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, आप समझ रहे हो, आए दिन डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में। अगर आप राइट नाउ यू आर 24 राइट, सो अभी आपकी एज में डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा कि यू लुक गुड, सो आपको बहुत सारी लड़कियां डीएम कर रही होंगी, और आप तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स हो, तो आए दिन लोग मैसेज करते होंगे, और ये सब डिस्ट्रैक्शन के पार्ट है। आप अपने गोल से हट जाते हो। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, सीखना है कि यार भटकना नहीं है जीवन में। तो उनसे यार हमने इसी सीखा। तो हम वापस से अब थोड़ा स्टॉक मार्केट पे आते हैं। जब कभी आप लॉस होता था और आपने 2-3 बार ट्राई किया और वो इतना काम नहीं करा, अब जाके आप थोड़े प्रॉफिटेबल हो और अब इन्वेस्टिंग है, कभी ऐसा नहीं लगा, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कभी कि यार मैं डालता हूँ 40-50 लाख रुपए और ऑप्शंस करता हूँ? मैंने ऑप्शन ट्राई किया सीरियसली। आई टेल यू कि आज से 1 साल पहले जब मैंने आया तो मैंने पहले ऑप्शन सेलिंग ट्राई करी। ऑप्शन सेलिंग में ह्यूज कैपिटल जाता है, और बहुत बहुत माइनर प्रॉफिट बनता है, क्योंकि जितना उनका प्रीमियम जाता है उतना ही ऑप्शन सेलर को मिलता है। तब हेज का वो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो नहीं, हेज का कॉन्सेप्ट था, बट हमें आता भी नहीं होगा उस टाइम। तो बट धीरे धीरे सीखनी शुरू करी चीजें। ऑप्शन बाइंग ट्राई करी, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर यार एक फुल टाइम जॉब है जो और कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऑप्शन बायर कह के आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कंपनीज बिल्ड कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मैं ऑप्शन बायर हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं तो कहता हूँ भैया साफ P&L दिखा दे अपने लास्ट 3 सालों का, 1 महीने का मत दिखा, है ना। तो कोई भी ऐसा बंदा, और मैं आपको सच बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आज आपके पॉडकास्ट में मैं इतने ट्रेडर से मिला हूँ, कोई बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। जिसने P&L दिखाया वो भी, और जो नहीं दिखाता है वो भी, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। लास्ट 3 साल का आप उनको टारगेट मानिए, बल्कि बुल रन था तब भी कोई बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। मैंने देखा ट्रेडिंग से। और जो जिसका P&L पूरा ग्रीन है ना, उसमें बहुत सारे झोल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे P&L, मतलब जीरोधा का जो ग्रीन वाला डॉट बनाने के ना बहुत से तरीके हैं। बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। सारा मनी मैनेजमेंट का गेम है। तो अगर आप किसी का P&L ग्रीन देख रहे हो ना, तो प्लीज लुभावने अंदाजे मत उनसे जुड़ जाना। उसके पीछे भी अपनी साइकोलॉजी है, आपको ग्रीन दिखाना चाह रहे थे, ग्रीन बन गया वो।
तो इससे रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताओ जो आपको पता लगी हो, नाम मत लेना, ऐसे कुछ बताओ कोई एक अच्छी स्टोरी, क्योंकि आपने तो काफी सारों से मिले हो, तो कोई एक ऐसी स्टोरी। अगर वो सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे लिए बोला है, बट बहुत सारी स्टोरी अभी जस्ट आपने पूछा तो हाँ। एक फनी स्टोरी आ जाती है। एक बहुत यंग ट्रेडर है जिनको बहुत यूथ फॉलो करती है, हाँ। और मैंने उनसे पूछा जब ऑफ द कैमरा हम लोग बैठे थे, तो मैंने पूछा भाई यार अब इतना पैसा भी यूँ बना रहे हो, क्योंकि एज अ क्रिएटर आप कोर्सेज में भी हो, एफिलिएट से इतना बढ़िया आ रहा है ना, तो क्या करते हो अभी इन पैसों को, कहाँ कैसे कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। कहता भैया आपको एक बात बताऊं, मैंने एफडी करता हूँ यार। मैं एफडी करता हूँ। मुझे लगता है ट्रेडिंग की दुनिया में इससे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होगी कि एक यंग ट्रेडर जो इतना पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग से, लोग उसको देख के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो मुझे कह रहा है एफडी कि भैया मैं एफडी करता हूँ, मैं 1% के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इससे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज क्या दूंगा आपको। बट मैंने सुना है कि ये सब जो भी कोर्सेस वगैरह चलते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। ह्यूज रेवेन्यू यार, ह्यूज रेवेन्यू। मतलब अगर कोई फाइनेंस का कंटेंट क्रिएटर है, मैं तो बोलूंगा कि आप मतलब ट्रेडर है तो अगर आप सिखा रहे हो लोगों को, आप डिजिटल ज्वाइन करो। यूट्यूब में बहुत पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कहूंगा सभी ट्रेडर खराब है यार, कुछ ट्रेडर की खराब होने की वजह से कम्युनिटी बदनाम होती है, या फिर कुछ ट्रेडर से आप ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, राइट। तो हर जगह है वो, तो हर जगह कुछ गलत लोग हैं जिस वजह से वो इंडस्ट्री खराब है। तो आप उससे सभी ट्रेडर को जज मत करिए आप। और दूसरी बात, अगर आप खुद एक टीचर हैं, सोशल मीडिया पे आइए, पूरे भारतवर्ष में लोगों को सिखाइए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को साइकोलॉजी सिखा सकते हो, आप लोगों को माइंडसेट सिखा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिंग में ना कोई सेटअप काम नहीं करता, मुझे लगता है माइंडसेट काम करता है। और इसी वजह से आगे चल के अगर आप देखें तो रोबोट्स और ये सब आगे चल के ज्यादा सक्सेसफुल होंगे एज अ ह्यूमन, क्योंकि हमारे अंदर एक ना इमोशंस है, हम इमोशंस ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और यही हमारे पतन का कारण बनता है। ये रियलिटी है। आप काफी टाइम से यूट्यूब पे हो, बहुत एक्टिवली स्टॉक मार्केट कर रहे हो, तो ये जो एलसेड इन्वेस्टमेंट था जो 3 रुपए का 3 लाख रुपए हो गया जी, क्या आपको इसकी कानो कान खबर नहीं हुई थी? फिलहाल तो मैं ये बताना चाहूंगा, बस अब सब लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, काश 10,000 लगाते तो इतने करोड़ रुपए बन जाते हैं ना। इसकी रील्स बहुत वायरल हो रही होंगी। देखो सर, द थिंग इज कि ये सवाल मैं भी अगर अपने से 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले से पूछता हूँ ना, तो उसको भी ये बात चीजें पता नहीं होती। कुछ चीजें ना अलग हैं, आप समझिए मेरी बातें। कुछ ऊपर लेवल का एक गेम है, अलग लेवल का, जो बहुत कम लोगों के हाथों में, और वो एक अलग दुनिया है ना। कहते हैं ना, भारत में कहावत है कि जिसका पैसा वही ज्यादा पैसे बनाता है। ये ट्रू रियलिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली वारी एनर्जी का जो आईपीओ आया था, आईपीओ आते ही वो स्टॉक्स गिरा। मैंने गिरते ही उठाया। उसके पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि वन ऑफ आवर क्रिएटर फ्रेंड, जो कि ऐसे पैनल्स लगाते हैं, जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो वो अभी ना यहाँ पे लाइक ट्रेड फेयर जो प्रगति मैदान होता है, इनका पूरा एक एक्सपो लगा हुआ था। तो वो आए थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अमरीश जी मैं दिल्ली में हूँ, मिलना चाहेंगे। तो मेरे को ध्यान आया यार, सोलर एनर्जी वाइस को बुलाया यार, इससे कुछ कंपनी के बारे में मिलेगा। बहुत सारी कंपनी में डील करता है लोग। तो इससे मैं मिला, तो इन्होंने कहा कि वारी अच्छी कंपनी है और ये अच्छी कंपनी, अगर इनके आ जाए, सरदार जी इनके वो हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो, जो बंदा उसमें काम कर रहा है वो कह रहा है इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, डिलीवरेबिलिटी ज्यादा है, लगा दो, कस्टमर कंप्लेन कम करता है। मैंने कहा ये मेरे दिमाग में हिट हुआ। मैंने कहा यार इसका आईपीओ आ रहा है। मैंने वो उठाया, और सीरियसली जब मैंने उठाया, अभी मेरा कुछ ऑलमोस्ट 70% 3-4 दिन के अंदर ग्रो कर गया है। तो आप समझ रहे हो, कोई ऐसे में लाइक मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, अगर मैं नाम भी लूं, 1-2 स्टॉक्स का नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने HDFC लिया हुआ है, 4 साल से वही चल रहा है, अभी वो बढ़ ही नहीं पाता है। कोटक बैंक है, बेचारा रो ही रहा है 4 सालों से, और 10-12% की 15-20% की ग्रोथ है 4 सालों में। तो क्या ही ग्रोथ है। वहीं पे वारी लेते हो, 3 दिन में आपका वो 50% चला जाता है। इट्स नॉट लक, ये रिसर्च मैं बोलूंगा। मेरी थोड़ी सी रिसर्च में ज्यादा वैल्यू मिल गई। कई बार आपको ज्यादा रिसर्च में कम वैल्यू मिलती है। पर जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना स्टॉक्स के बारे में, मार्केट के बारे में, आप पैसे नहीं बना पाओगे। चाहे आप इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, आप ETF में करो, म्यूचुअल फंड में करो, किसी भी सेगमेंट में अगर आप अपने आप को डिवोट नहीं करोगे, आप ज्यादा पैसे नहीं बना पाओगे। मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूँ सर, देखो ना, आप एक छोटा एग्जांपल ले लो। यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑब्वियसली वी ऑल आर एजुकेटेड, और 10 लोग यहाँ पे एजुकेटेड जो हम बैठे हुए यहाँ पे, और 10 ऐसे ही बाहर लोग ढूंढते हैं जो रिक्शा चला रहा है और या नहीं चला रहा है, बट हमारी एज का है और अनएजुकेटेड है। सर उसमें से शायद कोई अंबानी बन जाएगा, एक बनेगा, और 9 के 9 बेवकूफ रहेंगे। लेकिन हम सब में ना
हर कोई स्टेब्लिश होगा, अपनी फैमिली को रोजी रोटी चला रहा होगा, थोड़ा बहुत लग्जरी भी कोई लाइफ जी रहा होगा, बट कोई भी ना रिक्शा ठेला पे नहीं पहुंचा होगा। तो एट द एंड ना कभी भी स्टॉक मार्केट में ना किसी स्टॉक को देख के आप मत देखो अरे यार काश मैं स्टॉक को ले लेता तो आगे बढ़ जाता, नहीं, सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देखिए कि सेक्टर कौन सा है, फिर जाइए कंपनीज के ऊपर, तभी आपको समझ आएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो मैं ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैं इन तरीके से काम करता हूँ और ऐसे आगे बढ़ता हूँ। जैसे होता है कि मतलब कि हर बुल रन में एक सेक्टर ही उस बुल रन को लीड करता है। हाँ वो तो है ही, और सेक्टर रोटेशन चलता ही रहता है हमेशा। तो अभी कोई आईटी चल रहा होगा, अभी जैसे मान लो सोलर एनर्जी में आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, तो सेक्टर रोटेशन तो चलेगा। फिर एक टाइम आएगा बैंकिंग का, अभी जो ये HDFC कोटक रो रहे हैं, एकदम से उठेंगे, तभी तो लेके बैठे हुए ना लोग। लेकिन पेशेंस नहीं है लोगों में। आज मैंने 4 साल तक स्टॉक को होल्ड कर रखा है HDFC कोटक, बहुत से लोग निकल गए होंगे। मैं बताता हूँ, भारती एयरटेल, मेरा दोस्त आज से 2 साल पहले मुझे मिला था, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, किसके, बारहवीं के, और उसके भी स्टॉक मेरे पास है। क्योंकि कहावत होती है ना, जहाँ जो चीज खा रहे हो यूज कर रहे हो उसके स्टॉक लो। मेरे को समझ नहीं आता कि काटो खाओ खिलाओ के स्टॉक मुझे नहीं लगता चल पाते हैं। तो उसने बोला अरे भैया आपका एयरटेल इतना तो बढ़ गया है 150%, अब कितना जाएगा? सर अभी वो 300% की ग्रोथ पे है, जितना उसने बोला था 150% और ग्रो कर गया। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपने कोई स्टॉक लिया है, कितने में बेचोगे, क्योंकि एग्जिट प्लान इज मोर इम्पोर्टेंट। कई बार आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 500% दिख रहा था, कब वो धीरे धीरे 10% पे आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आ जाएगा, आने दीजिए, आपको रोना नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर है ना, मुझे 10 साल रखना है तो रखना है। क्योंकि जब आपने पोर्टफोलियो बनाया होता है तो कोई स्टॉक अगर 10%, जब वो 500 से 10 आया था, तो कोई वही 10 से सीधा 1000% की ग्रोथ ला सकता है। तो द थिंग इज कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सेम हुआ था हमारा अडानी के साथ भी, अडानी के स्टॉक्स के साथ भी, कि वो इतने बड़े थे फिर इतने गिरे। तो आप इन्वेस्टेड थे उसमें? मैं अडानी में, मैं आपको बताऊं, जब गिरा उसके बाद मैंने अडानी के स्टॉक्स खरीदे थे। और इतना बड़ा कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस किया, बट एक पोर्टफोलियो में सर्टेन अमाउंट अडानी स्टॉक्स भी है, और कुछ 50-60% की ग्रोथ है उसमें भी। आपको क्या लगता है अडानी जिस लेवल पे था वहां तक वापस पहुंच पाएगा? सर मैं तो अडानी ग्रीन पे मैंने काफी स्टडी करी है। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा थॉट है, मेरे टाइम में। आप कभी भी मेरे रिकमेंडेशन से मत लो। कब के मैंने रिसर्च किए हैं वो मैं आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ, तो आप मैंने कब रिसर्च किया उस पर आप कभी भी स्टॉक्स मत आ, स्टडी के लिए आप देखो, बट खरीदना मत भैया, आप जरूर किसी से एडवाइस लेना। अभी अडानी ग्रीन जो है ना, मैं उससे मिला, डिस्कस किया, तो बोला यार अडानी ने पूरा टैप करा हुआ है यार गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अडानी अच्छा काम भी कर रही है इस इंडस्ट्री में। तो आपको ना मार्केट रिसर्च भी करनी बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट कैसा बना रही है, कस्टमर खुश है कि नहीं है ना। आप इसीलिए हम सब चीज देखते हैं। छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई अगर किसी कंपनीज में हर तरीका है अलग अलग एक इन्वेस्टर का रिसर्च करने का, बट सबसे पहला एक होता है कि पीयर कंपनीज, उसकी पीयर कंपनी कंपैरिजन में वो कंपनी की सेल्स कैसे ग्रो कर रही है और प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रही है, ये सब मैटर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कुछ देखा जाता है कि भाई अगर कंपनी का जो फाउंडर है उसके स्टेक्स कितने हैं, वो स्टेक्स अगर 2% भी बढ़ा रहा है तो उसका मतलब आने वाले 6 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें जिन पर नजर रखनी पड़ती है, तो ये सारे तरीकों से काम करते हैं। तो अमरीश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक डार्क रियलिटी टाइप है, अगर आपको ये स्किप करना तो आप कर सकते हो, कि अगर आपको आपके कनेक्शंस अच्छे हो तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा स्टॉक आज की डेट में आगे चलने वाला है। मैं आपको इसका एक स्टोरी बताता हूँ, फिर लोग समझ जाएंगे कि इसका फायदा होता है कि नहीं होता। सर जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एनालिसिस करते क्या है? टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ यही एनालिसिस करते हैं कि भैया ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल है ना, बड़े प्लेयर्स कब पैसा डालेंगे और उनकी पूछ पकड़ के आगे चलना है ना। टेक्निकल एनालिसिस जस्ट लाइक कोई फंडामेंटल नहीं है ये। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इतना ही एनालिसिस करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और टेक्निकल देखते हैं कि भैया बड़े लोग पैसा कब लगाएंगे और मैं उसकी पूछ पकड़ के कब जल्दी में पैसा बना दूं। तो बड़े लोग पैसा कब लगाते हैं, है ना। एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपना 100 करोड़ रुपए 5000 करोड़ रुपए कब डालती है किसी फंड में, वो ऐसे टेक्निकल पे सपोर्ट पे है ना आके देखती कि चलो सपोर्ट ले लो, या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो ले लो, या सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो बेच दो, ऐसे पे वो बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं लगाते हैं। सर ये रियलिटी है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, फॉर एग्जांपल आज से 6 साल पहले मैं जियो के एक टॉप हेड से मिला, तो उन्होंने कहा यार अमरीश जी आप लोगों ने जियो 2016 के शुरू में यूज किया जब आपको पता चला, बट हम लोग इस पे 5 साल से काम कर रहे थे। तो आप सोचो ना,
कि जब वो प्रोजेक्ट आने वाला था उससे 1 साल पहले उस बंदे को तो मालूम था ना कि भैया कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, रिलायंस लॉन्च करेगा, तो रिलायंस के शेयर पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इनसाइडर न्यूज जो है ना, भले ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो कहते हैं वो फाउंडर्स और उन चीजों में वो है, बट ये कहते हैं ना कि एक अगर आपने वो ब्लैक रॉक और इन सब चीजों की बात करो, जितने बड़े इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, सबके पास इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको हर कंपनी के डिटेल काफी पता होती है, बहुत सारी चीजें। आज अगर आप कौन से हैं हमारे जो 2-3 इन्वेस्टर हैं, आज अगर आप विजय खेड़िया जी का या रामदेव अग्रवाल जी का सुनोगे पॉडकास्ट, तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने एक बैंकिंग के कंपनी के शेयर खरीदे और उसमें 2000% की ग्रोथ हो गई, उन्होंने कहा तब तो मैंने ऐसे ले लिया था, लेकिन राइट नाउ आज हमारे पास एक कंपनी पे जब हम कैपिटल लगाते हैं स्मॉल कैप पे, तो पहले हम किससे मिलते हैं? उनके फाउंडर से मिलते हैं, देखते हैं कि वो बंदा है कैसा, अच्छा कैसा माइंडसेट है। तो आप समझिए कि कितनी डिटेलिंग जाके तब लोग पैसा लगाते हैं, और हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे लगा दें तो वो समझदारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज रियलिटी, हार्श रियलिटी है स्टॉक मार्केट की। और क्योंकि डीप, जितना डीप यही तो हुआ ना कि आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, एम्प्लॉय से मिल रहे हैं, एम्प्लॉय से पूछ रहे हैं कि भैया आपको कंपनी कैसी लग रही है। आप देखो आज जो अमेरिका की कंपनी है सिलिकॉन वैली में, अरे कौन बनाती है ग्राफिक्स, कौन बनाती है वो? एनवीडिया। अगर आप देखो कि एनवीडिया के एम्प्लॉयज सारे मिलियनर्स हो गए यार, है ना, सबने गाड़ी खरीद ली, बट आपको एक रियलिटी बताऊं, किसी ने वो जॉब छोड़ी नहीं, क्योंकि सब छोड़ सकते थे। 2-3 रीजन फैक्टर थे, क्योंकि उनको बड़ा उस कंपनी से लगाव था, उन कंपनी में मजा आता उनको काम करने में। दूसरा, जहां वो रहते थे वहां वो मिडिल क्लास ही दिखते हैं सिलिकॉन वैली में, है ना। तो द थिंग इज कि कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब ये सब चीज आपको पता चलती है, आपको लगता है ना कंपनी बहुत अच्छी है। टाटा की कंपनी में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि टाटा एक ट्रस्ट है ना, रतन टाटा के नाम पे लोग आते हैं, यार ये धोखा नहीं करते किसी के साथ, है ना, एम्प्लॉय का बड़ा ध्यान रखते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप पैसा लगा बैठते हैं। तो दिस इज रियलिटी। हम भी रिसर्च करते हैं, हम चार्ट्स पे और ऑनलाइन रिसर्च करते रह जाते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जाके ऑफलाइन देखते हैं, फाउंडर से मिलते हैं, इन्से मिलते हैं, वो उस टाइप की रिसर्च मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना सर, बेसिकली। मतलब वो लोग चार्ट्स बनाते हैं, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो चार्ट को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, उनको उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। और ये रियलिटी है, किसी से बात छुपी नहीं है, जो लोग इस इंडस्ट्री में उनको पता है। तो जैसे आपने रतन टाटा जी की बात करी, तो आपको क्या लगता है टाटा के स्टॉक्स में इम्पैक्ट आ सकता है उनके जाने के बाद? मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहता, बट सबसे पहले तो एक ग्रेट लीडर थे यार। मतलब उन्होंने भारत के लिए जो किया, मतलब इतना ज़्यादा इंडस्ट्री लाइक रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं रिसेंटली जमशेदपुर होके आया, JRD टाटा के नाम पे पूरा वो शहर बसा हुआ है ना, और टाटा स्टील में देख के आया। तो मुझे लगता है कि यार उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, बहुत। इसी वजह से लोग उनका नाम लेते हैं। आज भारत की जो सबसे अमीर फैमिली, अंबानी फैमिली, लोग उनके बारे में बात नहीं करते, और बल्कि नेगेटिव PR ज़्यादा होती है, और टाटा के बारे में इतनी अच्छी PR होती है ना, लोग इतना अच्छा बोलते हैं उनके बारे में। सो मेनी रीजंस हो सकते हैं, उसके बीच सबसे बड़ा रीजन है उन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया। चाहे आप एयर इंडिया की बात कर लें, या जो उन्होंने दोबारा फिर खरीदा, और उसमें बहुत सारी चीजें आप न्यूज़ सुनते हैं उसके बारे में। बट अगर अपनी बात करूं, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स के जो स्टॉक्स है, वैसे टाटा के अलग अलग स्टॉक्स काफी हैं, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो वो एक साइकिल में चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म टेन्योर में देखें, अभी आप रिसेंट के 3 साल में देखेंगे तो 4-4 सालों तक वो एक साइकिल में फंसा रहता है, साइड में फंसा रहता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाती। तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। आपने कहा कि सर रतन टाटा के जाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग उनसे और इंस्पायर्ड होंगे कि उन्होंने कंपनी इतनी बड़ी बिल्ड कर दी, उन्होंने इतने बढ़िया लोग अपनी कंपनी में रखे हुए हैं, और कंपनी हमेशा फाउंडर के तो विजन से चलती है, साथ में मैनेजमेंट से चलती है कि कितनी बढ़िया मैनेजमेंट है। तो आई डोंट थिंक सो कि लोग इस तरीके का छोटी माइंडसेट रखेंगे और अपना पैसा इस तरीके से कुछ प्लस माइनस करेंगे। तो वापस से आते हैं हम ट्रेडिंग पे, जैसे हम आपके बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रेडिंग उसके बाद से आपने बिल्कुल ही छोड़ दी या फिर दोबारा स्टार्ट किया आपने? अब मैं 1-2 स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, और अभी मैं उस पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता। पहले मैं उस स्ट्रैटेजी पे खुद प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, है ना, और जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं और मेरी टीम 1-2 स्ट्रैटेजी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे लेट्स होप जब वो कुछ फ्रूटफुल उससे निकल पाएगा और लग पाएगा कि हाँ यार ये करियर बन सकता है किसी बंदे को, तो डेफिनेटली हम वो स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। आपने अब स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दी है, आप इसमें काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हो, तो आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा अर्न कर रहे हो या यूट्यूब से ज्यादा अर्न कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो कंपनी है वो ज्यादा पैसा बना रही है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है अभी तो हमने
लास्ट 6 महीनों से शुरू हाँ। किया उसके बारे में, और अभी मैं खुद ही लर्नर हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं काफ़ी चीज़ समय में ज़्यादा दे देता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी ऑटोमेशन पे जा चुकी है, हमारी टीम है, लोग उसको हैंडल करते हैं, हाँ। और बट नई चीज़ों पे मैं ज़्यादा समय दे पाता हूँ। मैं हमेशा नाइट आउल हूँ, तो रात को मेरे पास 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय रहता हाँ, हाँ। है ना, तो वो मैं अपने स्टडी को देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये चीज़ करना शुरू से ही, मतलब मुझे लगता है कि बुक्स आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ और बस नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो अभी वो सीख रहा हूँ, तो अब ऑब्वियस सी बात है। और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जो पैसा बनता है, कभी भी उसे आप प्रॉफिट मत मानो, हाँ। वो आज 100% की ग्रोथ डबल दिखा रहा होगा, और कब एक क्राइसिस आएगा और कब वो कब आपका चला फिर से उसी लेवल पे आ जाओगा, आपको नहीं पता। तो सारा गेम माइंडसेट का। मैंने पैसा सर वो सीधा 10 साल के लिए लगाया हुआ है, हाँ। कि वो मेरी रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा, या मैंने कुछ कुछ पर्पस के लिए लगाया हुआ है, वो पैसा है जो मैंने अपने अर्निंग से निकाल के डाला हुआ है, तो मैं उसको काउंट नहीं करता अपनी प्रॉफिट्स में, क्योंकि मेरा आज पोर्टफोलियो 1.5 लाख से ऊपर होता है, तो लोग मुझे खुश होंगे, यार 1.5 लाख रुपए बने, मैं खुश नहीं होता, क्योंकि कल को मेरा पोर्टफोलियो 1.5 लाख से गिर भी जाता है, और मुझे आज और कल पे ध्यान नहीं देना, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो मुझे 10 सालों के लिए सोचना है। तो जैसे आपने बताया कि आप 2011 से स्टॉक मार्केट में आ गए थे, तो आपको पता तो था ही कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या जी। होता है। तो आपको तब उस टाइम पे आपको क्रिप्टो भी जब आया था, तब आपको पता लगा था उसके बारे में? क्रिप्टो पे हमने 2017 पे काम किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 2016 में वन ऑफ आवर फ्रेंड, यूट्यूबर ही था, हम लोग छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल थे, हाँ। तो उसने कहा भाई मेरे पास बिटकॉइन है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ है ये, और हाँ। पता नहीं कॉइन्स वॉइन्स तो बेकार ही कॉइन्स होंगे। तब उनके पास थे? हाँ, उनके पास थे, 3 हाँ। कॉइन्स हैं उनके पास। अच्छा। और 2019 या 20 में उन्होंने जब वो था, उन्होंने सेल करके उन्होंने ऑफिस बनाया। हाँ। क्विक सपोर्ट उनका यूट्यूब चैनल है, और हाँ। वो दिव्यांग है, और उन्होंने उस बिटकॉइन को सेल करके यूट्यूब का हाँ। बड़ा सा ऑफिस बनाया। हाँ। आई थिंक वो अहमदाबाद में रहते हैं। बहुत दिनों से बात नहीं हुई, उस दौरान काफ़ी बात हाँ। होती थी मेरी उनसे। बट मैंने बिटकॉइंस पे काफ़ी वीडियोस बनाई थी 2018 के टाइम पे। हाँ। हाँ। वो मेरी वीडियोस बहुत चली है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे। उस टाइम हम कुछ ब्रांड्स के ऐड भी हम लोगों ने किए हुए थे। बट अभी रिसेंटली काफ़ी हमने क्रिप्टो पे ऊपर काम किया है, और हमने काफ़ी क्रिप्टो, अभी उसमें भी समझ आता है कि आप अपना पूरा पैसा मत लगाओ, बट ये भी एक ऐसी अभी जैसे ट्रम्प यूएस में जीता है, हाँ। अभी ट्रम्प ने खुद क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट किया। आप देखना हाँ। कि ट्रम्प के आने से आज से आप चेक कर लेना कि अभी तो खैर आपको पता होगा बिटकॉइन अपने हाईएस्ट को टच कर रहा है बार बार, हाँ। है ना, तो चीज़ें बढ़ रही हैं, हम्म। इसके यूज केसेस बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, सोलाना हो, या सुई हो, या बीएनबी हो, है ना, इस तरह के जो कॉइन्स है ना, ये किसी न किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, हाँ। और ये टेक्नोलॉजी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जैसे बिटकॉइन के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? बिटकॉइन के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन को लोग एज अ सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं मनी का, और कि वो भैया, लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड तो है, बट ये कहीं ना कहीं इसका एक यूज केस है, कि ये मनी को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। भैया मनी का सब्स्टिट्यूट है, इसी वजह से इसकी प्राइस क्या हो रही है, बट देखिए इसका लोगों को यूज केस समझ आ रहा है कि भैया इसका यूज तो है, हाँ। क्योंकि ये मनी को रिप्लेस कर रहा है अल्टीमेटली। तो वैसे ही एथेरियम था, वैसे ही सोलाना है ना, वैसे ही सुई है, और बहुत सारे ऐसे कई कॉइन्स आते हैं। आज आप देखो तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इतनी बोल रहा हूँ तो आपको मजा आ रहा होगा कि यार ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, मतलब इसमें पैसा लगाना चाहिए ना। भैया बहुत झोल है। हाँ। मैं क्रिप्टो के बहुत से लोगों से मिलता हूँ, सीखता हूँ 3-3-4 घंटे बैठ के यहाँ पे ऑफिस में। वो खुद कहते हैं भैया 99% कॉइन्स क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉड है, ओके। आज कई ऐसी वेबसाइट है, मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे लिंक, आप जाके देखिएगा। एक एक दिन में 3-3 हजार% की ग्रोथ दिखा देता है कोई कोई मीम्स कॉइन्स। 3-3 हजार% की ग्रोथ। ऐसे ना आम आदमी दिखेगा, बोलेगा शिट यार मैं लगा देता। वो सब स्कैम है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। तो प्लीज कुछ ही कॉइन्स है जिनमें वॉलेटिलिटी है, जैसे अगर आप देखें तो बिटकॉइन्स है, इथेरियम है, सोलाना है, बीएनबी और ये सब। बट उसके अलावा भैया सारे में झोल जाल है, और इनमें भी झोल जाल होगा, बट आप अपने पूरे कैपिटल का 5% लगाओ, जो डूब भी जाए तो फर्क ना पड़े, लॉन्गर रन कुछ बन गया तो बढ़िया है। लोग क्या कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कि अगला बिटकॉइन कौन सा होगा। हाँ देखो, अगर आप मैं तो सच बताऊं, मैं जितने लोगों से मिला हूं, वो खुद कहते हैं भैया कि क्रिप्टो में हम बहुत बार डूबे हैं, बहुत बार गड़बड़ हुआ है, बट 99% स्कैम है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि सारा गेम, सर कोई भी करेंसी क्यों बढ़ती है, आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा ये बंदा सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, कि लोगों को फाइनेंस की नॉलेज दे रहे हो, हम भी कुछ नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो कोई बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ये कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो लोग किसी से जोड़ देते हैं कि भैया ये जो है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं।
सारा गेम इसी चीज का है। तो आपके पास उन्होंने, आपके फ्रेंड ने नहीं बोला कि आप भी बिटकॉइन ले लो, या हाँ, आपने उन्होंने कोई दिलवा बिटकॉइन दिया है। उन्होंने कुछ कुछ कॉइन्स दिलवा दिए हैं। अभी नहीं, उस टाइम से कोई पड़ा था आपके पास उस बिटकॉइन? टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सच बताऊं, फाइनेंस में ही मैं 2020 में है ना, हाँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को ही हाँ। मशीन समझता हूँ। पैसे छापने की मशीन स्टॉक मार्केट नहीं है, नहीं। पैसे छापने की मशीन आपका बिजनेस बिजनेस है। है, हाँ। ये जितना पैसा जल्दी ग्रो डबल करेगी ना, उतना आपका फाइनेंस स्टॉक मार्केट नहीं करेगा आपके लिए। ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सो मैं लगा हुआ था अपने बिजनेस को ग्रो करने में, और आज भी हाँ। मैं फोकस्ड हूँ अपने बिजनेस को, अपने यूट्यूब चैनल को, दोनों पे। बट पैसा जो कमा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन बीट करेगा और निफ्टी बीट करके मुझे कुछ पैसा बना के देगा। तो मैं बिल्कुल भी 2020 तक तो भैया इन सब चक्करों में था नहीं। लेकिन अब जब नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, तो जब सर आज से 10 साल पहले लोग बोलते हैं यार यूट्यूब पे लोग ना करोड़ों रुपए कमाते हैं। हाँ। मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था। हाँ। बट जब आप यूट्यूब से पैसे बनाते हो, और आप मेरे आसपास हजारों बड़े यूट्यूबर्स जो मेरे दोस्त हैं, हाँ। करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हाँ। तो आज अगर कोई बोलेगा तो मुझे लगेगा ना यार क्या बोल रहा है भाई, सच में पैसे बनते हैं यार यहाँ से। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक दुनिया है यार। हाँ। इतने लोग बात कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ना हो कि फोमो वाला चक्कर ना हो कि बहुत पैसे लगा दो, बट आप अपनी कैपिटल का कुछ पैसा तो लगा के रखो। हाँ। क्या आपको लगे भैया हम भी इस इंडस्ट्री में है। जी। तो यही मैं आपसे, चलो आपने बात करी यूट्यूब से करोड़ों कमा सकते हैं, तो यूट्यूब के कौन से स्टेज पे जाके पैसे बनने शुरू होते हैं थोड़े, ठीक मान लो कि लाख 1.5 लाख रुपए? स्टेज की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ। यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर मैं आपको बताता हूँ जो मेरे ऑफिस में आते हैं, जिनके चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। हर वीडियो पे लाखों में व्यूज हैं। हाँ। और सच बताऊं, वो महीने के 10 से 15 या 20 हजार रुपए कमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ। सोचो। और वहीं पे कई ऐसे चैनल हैं जिनके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर थे। हाँ। हाँ। उनके चैनल पे हर वीडियोस पे 5,000 व्यूज हैं। हाँ। हाँ। मैंने उनको महीने का 70 लाख 80 लाख रुपए कमाते हुए देखा है। कैसे इतना बड़ा अब गैप कैसे? वो जो कैसे आपने बोला, वो एग्जांपल उन दोनों का ही बता देता हूँ। हाँ। जो पहला बंदा था वो प्रैंक वीडियो बनाता है हाँ। है ना, एम ही आलतू फालतू लोगों की प्रैंक कर रहा है। ना तो उनके पास कोई ब्रांड आ रही है सही से, और ना तो कुछ उसका लाइक चैनल मोनेटाइज हो रहा है, क्योंकि हर कोई हार्म कंटेंट में आ जा रहा है। हाँ। तो यूट्यूब भी पैसे नहीं दे रहा, और ब्रांड एक आध कोई आ गया जलता फिरता कोई ऐसे डेटिंग शेटिंग वाला, वो 5-10 हजार रुपए दे दिया या 5 हजार रुपए दे दिया, तो 3 ब्रांड मिले महीने के, तो कितने बने? 15,000 रुपए। 4 मिल गया तो 20,000 कमा लिए भाई ने। एक फिक्स हो गया, समझ आ गया आपको। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली। वन ऑफ आवर फ्रेंड जो मशीन लर्निंग सिखाता है, ओके, मशीन लर्निंग डेटा साइंस, हाँ। उसके चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। हर वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं? 5,000। वो कोर्स सेल करता है किस चीज का? डेटा साइंस का। कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब में अपस्किल करना चाहते हैं, हाँ। वो मशीन लर्निंग में कोर्स कर लें उनका, डेटा साइंस, बिग डैडी का, सॉरी बिग डैडी बोल रहा हूँ, बिग डेटा का, और जो भी उनके कोर्सेज हैं। सो और उस कोर्स की फीस है 10,000 15,000। 5,000 व्यूअरशिप में भाई साहब उनके अगर 3% भी कन्वर्जन है ना, आप समझ लो क्या गेम बना चुके हैं महीने का। तो ये मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ। तो YouTube का रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू में काउंट नहीं होता, लाइक हाँ, दिस इज नॉट अ सिंगल रेवेन्यू। मतलब इससे तो भाई साहब आपके जो आपका पॉडकास्ट कर रहे हो यार, मुझे नहीं लगता कि आपके एक पॉडकास्ट की भी कीमत निकल पाती होगी। बट दीज आर द सेट ऑफ अर्निंग जहां से लोग पैसा बनाते हैं। आजकल आप देख रहे होगे, आप मार्केट को ट्रैक तो कर ही रहे हो, तो मार्केट अब नीचे गिर रहा है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको क्या लगता है मार्केट अब सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से और भी गिर सकता है? देखो सर, मार्केट की अपनी ना एक साइकोलॉजी है। मार्केट हमेशा उस पॉइंट पे आता है जहां उसको हमेशा होना चाहिए। अगर वो लास्ट के 3 सालों में उसने बहुत अच्छे बूम दिए ना, तो मार्केट को पता है कि अगर मैं ओवर प्राइस्ड हो चुका हूं तो मुझे कहाँ आना है, वो मैं उस जगह पे आऊंगा। अभी बहुत सारी न्यूज आप सुन रहे होगे कि यार चाइना की इकोनॉमी 3 साल से स्टैग्नेंट थी और वहां पे पैसा बन नहीं रहा था। अगर आप देखो किसी भी उनके स्टॉक्स में, या फिर उनका इंडेक्स चेक कर लो, म्यूचुअल फंड चेक कर लो, तो क्या पता अब जो, क्योंकि FIIs बेच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो पैसा क्या पता चाइना मूव हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, रूमर्स काफ़ी आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इंडियन हमें अपने ऊपर भरोसा है। मुझे पता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज पे है, और आने वाले 10 साल इंडिया के हैं। तो मुझे लगता है कि जब आने वाले 10 साल 15 साल इंडिया का है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो होगी, तो स्टॉक मार्केट ग्रो होगा ही होगा। अगर आपको आज और कल पैसे बनाने, तो आपको ये देखना ही नहीं चाहिए कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि सर 5 मिनट के चार्ट अगर आप लगा ले तो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। डोंट वरी, फिर तो आप करिए ना, उस पर काम करिए। बट आपको पता है कि मेरे को पैसा लगाना है, तो आप लगाइए यार। मार्केट करेक्शन आएगा, अपने प्राइस पे आएगा, और करेक्शन तो बहुत बेटर चीज है ना। करेक्शन आएगा तो आपको उसकी रियल प्राइस वैल्यू पे मिल रहा है, आप ज्यादा पैसा लगाओ। बट दिक्कत पता है क्या है,
आज करेक्शन हुआ ना, मैंने क्यों नहीं एक भी स्टॉक क्यों नहीं बेचे, उल्टा मैंने खरीदा। खरीदा। रीजन इज वाई कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना तो लोग हाँ, फियर में खरीदते हैं खरीदते हैं। कि यार मार्केट बढ़ रहा है, खरीद ना, कहीं मैं छूट ना जाऊं। हाँ, और जब गिर रहा होता है ना तो डरते हैं, और डरने के साथ साथ वो बेच देते हैं कि बेच जो भी देते हैं। प्रॉफिट बचा हुआ है वो भी चला निकल ना जाए, या लॉस इतना है तो यार कहीं कुछ पैसा बचा लूं। गलत कर रहे हो भाई साहब, और पैसा डालो। क्योंकि अगर आप इन लॉन्गर रन देखो 15 साल का लास्ट, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। हाँ। और जब इकोनॉमी इतनी ग्रो करने वाली है तो फिर आप क्यों सोच रहे हो मार्केट गिर रहा है उठा लो, क्योंकि पिछला 5 साल का शायद आपके नेक्स्ट 3 महीने में वो आराम से कवर अप हो। हाँ। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में आ ही चुके हो और बहुत एक्टिवली आ गए हो, तो आपको कभी लगता है कि आप अब स्टॉक मार्केट छोड़ पाओगे, लाइक इस नीच को छोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं सर, मेरा तो ये काम ही था ना। हाँ। मैंने तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, मेरा तो ये सब्जेक्ट ही रहा है, तो मेरा ये पर्सनली मुझे खुद पसंद था। 10 साल पढ़ाया है मैंने इस चीज़ को, तो मुझे तो ये नंबर्स पसंद है यार। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था अकाउंट्स में, जब बैलेंस शीट बनाता था, तो मेरा बच्चा कहता था अरे सर आपको आंसर कैसे पता है, आप तो भगवान ही हो सर। मैं कहा भगवान नहीं, तेरे को भी पढ़ा रहा हूँ, अगले को भी पढ़ा है, उससे अगले को भी पढ़ा है, उससे अगले को भी पढ़ा है, सुबह से यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सबको। तो ये पसंद था मुझे करना, और तो इस इंडस्ट्री में तो बहुत मजेदार चीज़ है, और लोग एजुकेट होते हैं, आप लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो यार, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपने बहुत सारे क्रिएटर से मिले हो, काफी सारे एनालिस्ट एंड आप सीएफए जी। सबसे ही मिले हुए हो जी। ऑलमोस्ट। तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो आपको पर्सनली काफी अच्छी लगी और आपको लगा कि हाँ ये वर्क करती है? टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जितने भी लोग मिले हैं जिनके साथ बैठा हूँ, कोई भी पर्सन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, हाँ। जिससे पैसा बनता है। हाँ हाँ। बिहाइंड द कैमरा उन्होंने ही बोला है कि यार ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, है ना। तो कोई भी स्ट्रैटेजी से पैसा यार नहीं बनता है, स्ट्रैटेजी से सारा है डिसिप्लिन का game डिसिप्लिन का game। और माइंडसेट का गेम। स्ट्रैटेजी बहुत छोटी चीज है, अगर मैं बताऊं, अगर 100% इन 3 चीजों को रखें तो स्ट्रैटेजी 10% है, 90% माइंडसेट है और डिसिप्लिन है। हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड में काम आती है, जिसे आरआर कहते हैं हाँ। कि भैया रिस्क और रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। सर रिस्क और रिवॉर्ड अगर आपने जो बना लिया, अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, आप पैसा बना लोगे, बट वो एक जॉब है पूरी आपकी। ट्रेडिंग इज अ जॉब। हाँ। तो दिस इज रियलिटी बॉस, कि सारा गेम इस चीज का है, तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। तो ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप वो जॉब कर रहे हो, तो अगर आपका माइंडसेट वो है तो उस पर ध्यान दीजिए, और इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिए। तो अब हम पॉडकास्ट को एंड ही करते हैं। जी। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बातें, कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपने बहुत कुछ देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे ट्रेडर्स जो देख रहे हैं उनको हेल्प करे, मुझे हेल्प करे, कुछ आप उनको गाइड करना चाहो? मैं तो सबसे पहले उनको बोलना चाहूंगा, जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर लोग हैं, कि यार अगर आप ट्रेडर हो ना, किसी एक बंदे को फॉलो करो। मार्केट में बथेरे स्ट्रैटेजी बट रही है, किसी एक स्ट्रैटेजी पे जिसको आपको कन्विक्शन हो, एक बार लगे कि हाँ यार मैं इसको समझ पा रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा, आप उस पे माइंडसेट बिल्ड करके अपनी एक पूरा एक कंट्रोल रख के काम करिए। और जब लगे कि यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो उसमें ज़्यादा पैसा मत लगाइए और बहुत समय बर्बाद मत कीजिए। कुछ नया बिजनेस बिल्ड करिए, क्योंकि ट्रेडिंग ही मेन काम नहीं है। इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़, आजकल ईटीएफ ट्रेडिंग्स आ गई हैं बहुत सारी, ईटीएफ में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा ग्रो करिए, नए अपने स्किल्स ढूंढिए, कोई और काम करिए, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग करिए। मैं सिंपली ये सलाह नहीं दूंगा कि ट्रेडर ही बन जाओ हार्डकोर, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही इसको बैक्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है। तो थिंग इज कि ज़्यादा पैसा मत डुबाओ यार, ना कैपिटल को बचा के रखो। जितने बड़े बड़े ट्रेडर जो यूट्यूब पे भी आके अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं महीने का 1% 1.5% निकाल पाता हूँ। आप सोचो ना, आप कितना पैसा लगाओगे। अगर आप पिताजी से बोले, पिताजी आपके बहुत करोड़पति आदमी है, तो आपको दे बेटा 1 करोड़ रुपए, जा ट्रेडिंग कर। आप बहुत मेहनत करके 1 करोड़ से 1% कमाओगे तो कितना कमाओगे सर? 1 लाख रुपए, और सुबह से शाम तक दिमाग की दही, है ना। और ये भी नहीं है कि 1 लाख हर महीना आएगा। तो आप समझ रहे हो, वही 1 करोड़ रुपए आप किसी अदर बिजनेसेस में लगा दोगे, तो भैया एक पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म जनरेशन बिजनेस बना पाओगे, तो बढ़ेगा ही। और भारत में ऐसा भाई 1 करोड़ लगा के कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं यार? सब करते हैं 10,000 15,000 से। और 10,000 रुपए लगा के अगर आप 2% भी कमा रहे हो, तो आप समझ रहे हो 200-250 रुपए महीना लेके जा रहे हो घर। तो इस 250 रुपए के लिए आओगे महीने का आप? सही बात है, रियलिटी है बॉस। जैसे हम सब ने देखा, आप 2 साल पहले एक शो था जो संदीप माहेश्वरी जी का था, जब आपको इनका इनविटेशन आया तब आपकी फीलिंग कैसी थी? मैं बैंगलोर में था उस टाइम, और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने उनको देख के यार यूट्यूब पे हम लोग आए थे, और वेरी ब्लेस्ड कि उनके साथ बैठा, ऐसे ही हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, और जो दिल में मेरी बातें थी उनसे कहने की कही।
उनके साथ पॉडकास्ट हुआ, उनके साथ 1 to 1 तकरीबन 45 मिनट हम लोग बैठ के अकेले में बात किए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, और आपके जो पीछे बुद्धा रखा हुआ है जो कैमरे में दिख रहा होगा, वो संदीप सर ने ही मुझे गिफ्ट किया था। और उन्होंने प्लेज लिया हुआ, वो किसी से गिफ्ट नहीं लेते, तो हमें अपना गिफ्ट वापस लेके आना पड़ा, बट उनसे दिया हुआ गिफ्ट हम लेके आए। और सीरियसली जैसा वो कैमरे पे है, रियल में भी वो वैसे ही है। मैं आपको सच बोलता हूँ कि मतलब कोई होता है ना कि एज अ क्रिएटर आपके 2 चेहरे होते हैं, कैमरे पर और एक पीछे। मुझे ऐसा लगता है वो रियल में भी वैसे हैं। कंट्रोवर्शियल कर दूं थोड़ा? हाँ पूछो ना। मैं संदीप सर से भी मिला, और मैं विवेक बिंद्रा जी से भी मिला। संदीप सर से भी मैं करीबन 1.5-2 घंटे मिला हूँ और 1 to 1 में, और विवेक बिंद्रा जी से भी मैं 2 घंटे 1 to 1 में मिला हूँ। मुझे लगता है कि संदीप सर जैसे कैमरे पे हैं वैसे ही रियल में है, पर विवेक बिंद्रा जी का मुझे वो वाइब नहीं आई उनके साथ। उनके साथ वो वाइब है, हो सकता है ना कई बार मैं ही शायद सही ना हूँ, बट वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, बाकी क्रिएटर लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या सच में वाइब्स आती है। बट जैसा वो मैं उनकी वीडियो से काफी सीखा हूँ, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो से, बट एज अ पर्सन मुझे वो उतने मजा नहीं आया उनके साथ बैठ के। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। बाकी उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना काम है, और क्या हुआ उनके लोगों के साथ, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, तो इस पे मैं उतना डिटेल जानना नहीं चाहता। मुझे लगता है वो बात बहुत पुरानी हो गई, इस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जैसे अब स्टॉक मार्केट की थोड़ी मैं आपसे वापस आता हूँ। स्टॉक मार्केट में लोग पहले बहुत एक्टिवली आए, जब कोविड आया, कोविड के बाद भी एक्टिवली आए, बट अब लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्या लोग सच्ची में कम हो रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आपसे है। और क्या लोग अब और एक्टिवली आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में? वो रेशियो की बात है। जब स्टॉक मार्केट में पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन कराने आए, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था और लोग स्टॉक मार्केट के लिए आ गए, तो उस टाइम ज्यादातर लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन कराए। और उस टाइम ना ग्रे एरिया बहुत था क्रिएटर इंडस्ट्री में भी। हर क्रिएटर टिप्स बांट रहा है यूट्यूब चैनल पे, ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, है ना। खूब ज्यादा वो प्रमोट कर रहा था, और उसके पीछे रीजन था कि 2-3 कंपनीज उनको एक अकाउंट ओपनिंग पे 1200-1600 रुपए दे रही थी। आप समझ रहे हो, एक अकाउंट हमारे यहाँ खाता खुलवा दो फ्री में, कितने पैसे दे? 1600। और एक दिन में बंदा कमा रहा है। एक क्रिएटर भाई साहब अकाउंट ओपनिंग से 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। सोचो उसने कितने अकाउंट ओपन करा दिए होंगे, किस तरीके से बोल के। तो क्रिएटर भी खूब कमा रहा है, तो वो और प्रमोट कर रहा है कि भैया स्टॉक मार्केट ये है, पैसा की मशीन है, ये बना लो। और सेबी उस टाइम बिल्कुल सो रही थी। अब सेबी 2.5-3 साल बाद जगी कि भैया ये कंटेंट क्रिएटर टीवी पे आने वाले बंदों से ज्यादा पैसे बना रहे हैं। एक स्टॉक मार्केट क्रिएटर महीने का भाई साहब 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 10 करोड़? जी हाँ, फाइनेंस क्रिएटर 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मैंने देखा है अभी भी अपनी आंखों से। तो द थिंग इज कि सेबी पीछे पड़ रही है ना इसके पीछे, कि भैया इनके पीछे पड़ो यार, इतना पैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो फिर जब पीछे पड़ रही है तो जितने भी ट्रेडर हैं वो बेचारे परेशान हैं। फॉरेक्स करोगे सेबी आ गई, क्रिप्टो करोगे सेबी आ गई। स्टॉक मार्केट में भैया स्टॉक के बारे में ज्यादा बात करोगे, जितने भी स्टॉक के बारे में बात करते थे चाहे उन पे स्ट्राइक आ जा रहा है। जितने भी लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव में वो कॉल पुट अगर वो बार करेंगे, यहाँ ले लो यहाँ बेच लो, उन पे दिक्कत आ रही है, चैनल उड़ जा रहे हैं सीधे। वो उनका बैकअप चैनल लेके चलते हो पहले से। जब उनका चैनल उड़ता है ना तो उनको अफसोस नहीं होता, पता था कि उड़ना ही वाला है। और वो वैसे भी इतने कमा चुके हैं उस चैनल से। मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े क्रिएटर फॉर्च्यूनर डिफेंडर खरीद रहे हैं भाई वो, क्योंकि वो कमा रहे हैं इससे। भले वो तो बस सेबी अब पकड़ रही है तो वो भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है अरे यार लगता है स्टॉक मार्केट में मंदी कुछ नहीं है भाई साहब। भारत ग्रो करने वाला है, यहाँ पे पैसे बनेंगे अगर आप सही तरीके से फाइनेंस वर्ल्ड में हो पकड़ के बैठे रहो। पैसा बनेगा आने वाले बनेगा। क्योंकि अभी लग रहा है कि लोग थोड़े ना जैसे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं सारे, तो लोग जितने भी क्रिएटर्स हैं सब होल्ड कर रहे हैं। इसमें से सरवाइव कौन करेगा? मतलब किस टाइप के जो लाइव आते हैं, या क्या आपको क्या लगता है इसमें भी? लाइव आना इसे तो छोटी मोटी चीज हो गई कि किसका वे क्या है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई लाइव आ रहा है, कोई टेलीग्राम चला रहा है। सर सरवाइव वही करेगा जिसको एक्चुअली नॉलेज है, जो अपने ऊपर काम करता है डेली, है ना, जो अपने ऊपर अपनी स्टडी के ऊपर काम कर रहा है, अपनी मार्केट में ज्यादातर समय दे रहा है, वो सरवाइव करेगा। दूसरा, जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलने पे अपने आप को डरेगा कि हाँ यार सेबी है, मेरे पे एक्शन ले सकती है, थोड़ा सा मैं बच के चलता हूँ। जो इन तरीकों को कैलकुलेटेड करके चलेंगे वो लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमको देखने को भी मिलता है सेबी रजिस्टर्ड जो है, जिनके पास लाइसेंस है, वो उनका 50% भी नहीं कमा पा रहे होंगे जितना बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कर रहे हैं, कॉल टिप्स बेच रहे हैं। वही है ना कि उनके अंदर फियर नहीं है सर, डर नहीं है। और कहना नहीं चाहिए बट अंदर सब सेटिंग होती है यार बड़े बड़े लोगों में। आपको पता ही है सर, भारत है, सेटिंग तो चलती है यहाँ पे।
तो सब खो जाता है, सबको पता है कि पैसा इतना कमा लूंगा सेट हो जाऊंगा। हाँ। तो मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करना चाहता, ये रियलिटी है, बट दिस इज ऑफन। अमरीश जी, जैसे आप काफी टाइम से भी हो, तो आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया होगा। कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी आपके पास कोई क्रेजी डील आई हो और बट आपने मना किया हो? बिल्कुल, हमारे पास देखो जितने भी इंडस्ट्री में वो क्रिएटर जिनका एक ब्रांड फेस है, हाँ हाँ जो टॉप 10 में आते हैं अपने निशेस में, हाँ हाँ उनके पास बड़ी डील आती ही आती है। हाँ। उसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन है। पहला, अगर मैंने उस कंपनी का ऐड कर दिया हाँ तो मेरी वीडियो को हाँ किस किस को दिखाएंगे? सारे- मेरे निश के सबको दिखाएंगे, अरे अमरीश जी ने कर रखा है, हाँ अरे फला ने कर रखा है। हाँ। आप तो उसको लगता है यार वो इतना बड़ा क्रिएटर है भाई, वो कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी और मुझे भी करना चाहिए। हाँ हाँ शायद मेरे से उसको अच्छे कस्टमर ना मिले, हाँ, हाँ। लेकिन मेरे बाद जो मेरी जो वीडियो मिलेंगे। जिससे दिखा रहा है ना, हाँ। उससे वो इतना पैसा बना लेगा। इसलिए वो कभी भी ना औकात से ज्यादा कई बार डील दे देता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ एक ब्रांड ने ऑफर कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि इसको 10 करोड़ मिलना चाहिए था, क्या पता इससे इतना वो पैसे बना पाते। हाँ, हाँ। बट आप समझ रहे हो गेम क्या है? वही। गेम क्या है कि मेरी वीडियो को वो उन क्रिएटर छोटे छोटे दिखा देगा जहां पे गेम बना हाँ, लेगा हाँ, वो। हाँ। तो सर सीरियसली आई विल टेल यू, जितने भी ये जो बैटिंग ऐप है ना, हाँ इन्होंने मुझे अप फ्रंट हाँ हाँ एक वीडियो नहीं, एक्सक्लूसिव महात्मा जी टेक्निकल, आप 3 वीडियो 4 वीडियो बना दीजिए, हाँ एक्सक्लूसिविटी आपके साथ रहेगी, हम आपकी वीडियो यूज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। हम्म। मतलब सब जगह यूज हाँ। करेंगे, अपने Brand प्लेटफॉर्म पे ambassador। डालेंगे, हाँ ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे, सब जगह दिखाएंगे। मतलब वही था ना बैक एंड हाँ, पे। हाँ, हाँ। और करोड़ों में डील थी सर, करोड़ों में? करोड़ों में, करोड़ मतलब करोड़ टच नहीं, करोड़ से ऊपर वाली डील थी। अच्छा। समझ रहे हो ना, करोड़ जस्ट टच हो हाँ, गया, हाँ। ऊपर वाली डील थी। मन भटकता है सर उस टाइम हाँ, देख हाँ, के हाँ। कि यार मेरे साथ के बंदे डिफेंडर ले रहे हैं, मेरे साथ के बंदे फॉर्च्यूनर हाँ। ले रहे हैं, और मैं यार उनसे छोटी गाड़ी में चल रहा हूँ, हाँ, क्यों? हाँ। मेरा भी तो मन करता है। बट वहां पे लगता है कमेंट्स पढ़ के यार कि उनके कमेंट में लिखा था कि भाई तेरे चक्कर में मैंने जमीन बेच दी थी, हाँ जमीन बेच के पैसा लगा दिया, मेरा घर बर्बाद हो गया। हमें फर्क नहीं पड़ता किसकी जमीन बिकी, लेकिन आप डीप सोचो तो सोचो यार कोई अपना बंदा होता जो जमीन बेच चुका हो तुम्हारे चक्कर में, क्या लगता है यार? वही, तो वो बंदे फील नहीं करते जो इतनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। शायद वो सुन रहे होंगे, पर वो क्या करे, वो आदत ही हो चुके हैं ना, वो अपने आप को कंपेयर पता है किससे करते हैं? किससे? उससे भी खराब चीज से कि लोग वो कर रहे हैं, मैं तो उससे सही बेटर काम कर रहा हूँ, हाँ 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 है ना? वो तो लोग गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं, हाँ, हाँ। पॉन्ड बनाते हैं यूट्यूब पे इस हाँ, तरीके का, हम तो उससे अच्छा कर रहे हैं। वो इस हिसाब से कंपेयर करके अपने दिल को दिलासा दे तसल्ली लेते हैं। देते हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि मैं वो एटलीस्ट काम नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी कम गाड़ियों में, कम लग्जरी में हाँ घूम लूंगा, मेरे लिए ज्यादा बेटर है। बट कभी कोई सामने मिला तो फेस नहीं कर पाऊंगा जीवन में। आज खुशी मिलती है ना हाँ, हाँ। कि बड़े बड़े ट्रेडर आके, बड़े बड़े क्रिएटर्स आके बोलते हैं यार महात्मा जी, आपके यूट्यूब चैनल से हमने सीखा था यार, हाँ, और आपकी वजह से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो वो प्राउड महसूस होता है सर। सही। बट आई टेल यू ऑनेस्ट कि अच्छा काम किया आज इंडिया की टॉप कंपनी, चाहे वो क्लास प्लस हो, हाँ हाँ बेंचमार्क हो, स्मार्ट इन्फोविजन हो, आज मैं उनके लिए ब्रांड हेड हूँ। हाँ तो अच्छी कंपनियों के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। गलत काम कम क्यों करना है यार? तो आपको कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि मैं अभी दुबई चले जाता हूँ और दुबई के में भी कुछ सोर्सेस निकालता हूँ? नहीं, सोर्स है हमारे क्योंकि इस लेवल में बैठा हूँ, क्रिएटर्स अभी भी आपके सामने क्रिएटर का फोन आया, वो इसी तरह मतलब काम कर रहे हैं वो लोग, आप जानते ही हो उनको। तो दिन भर फोन टच, सारे ऐसे कनेक्शंस है। बट दुबई जाता हूँ, हाँ लेकिन इस तरीके के काम से दूर रहता हूँ जिससे अपने सब्सक्राइबर में लोग डूब जाएं। वो काम नहीं करने, हाँ उनको सिखाओ ना, हाँ उनको एजुकेट करो, उनको कोर्सेज दो। अगर आप किसी से 5,000 रुपए ले लेते हो और किसी को एक क्लास देते हो महीने भर की, कोई बुरा नहीं है। डंके की चोट पे कहता हूँ आप इसको चलाइए। हाँ कोई माइकल ला के मेरे को बोला दे ये गलत बात है तो, अरे भैया आप सिखा रहे हो ना किसी को यार, किसी से 5,000 रुपए लेके 1 महीना सिखा रहे हो, उसको नॉलेज बूस्ट कर रहे हो, जीवन में उसको काम आएगा। बट आप किसी को बैटिंग में पैसा लगवा रहे हो, कहीं लगवा रहे हो, वो बेचारा घर भर बेच के लगा देता है 5-10 लाख रुपए की, डबल हो जाएंगे। और तुम क्या कर रहे हो जीवन में यार? तो द थिंग इज, ये मेरा क्लियर शॉट है यार, मुझे वो काम नहीं करने भाई। तो ऐसा तो लोगों को मतलब कि ऐसे आते भी है, कितने बार कमेंट्स भी आते हैं कि लाइव में भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि लोग भी तो ऐसे है ना कि बोलते हैं कि मेरी बहन की शादी है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, क्या मैं 5 लाख रुपए लगा के 50 लाख कर सकता हूँ? वही प्रॉब्लम है ना यार। देखो लालच तो दुनिया में सबके पास है ना बॉस। लालच उस बंदे के पास भी है, क्रिएटर के पास भी है, प्लेटफॉर्म के पास भी लालच है। प्लेटफॉर्म भी तो इसको बैन नहीं कर रहा। हाँ यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, मैं तो यूट्यूब से काफी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। हम और आप एक लास्ट सवाल रखते हैं, इसको जरूर ऐड करिएगा। खान सर को आप जानते हैं सर? हाँ बिहार के पॉपुलर टीचर, नॉट इवन बिहार, आज वो इंडिया के फेमस टीचर है। एक तरफ खान सर के एक वीडियो में मान लीजिए 1 मिलियन व्यूज आते हैं, वहीं पे पुनीत सुपरस्टार जो नाले के पानी पी रहा है ना, गंदे काम कर रहा है, उसकी भी वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं? 1 मिलियन व्यूज आते हैं।
हाँ। सर आपकी नजर में आप ना बहुत से व्यूअर बोलेंगे ओए किससे कंपेयर कर रहा है खान सर को, बोल सकते हैं मुझे भी वो, हाँ बट मैं उनको आंख खोलना चाहता हूँ कि कोई कंपेयर ही नहीं है यार। हाँ हम हाँ खान सर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सही बात है। बट यूट्यूब कहता है मेरे लिए दोनों बराबर हैं। हाँ उनके भी 1 मिलियन व्यूअरशिप है, इनके भी 1 मिलियन व्यूअरशिप है। हाँ मेरे को नंबर से मतलब है सर, मेरे लिए दोनों क्रिएटर हैं। हाँ। अच्छा देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है, हाँ उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हाँ नाले का पानी पीने वाले का भी कंटेंट है हाँ। और जो सोसाइटी में वैल्यू दे रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट है। हाँ सही बात वो कहता है भाई साहब मेरे लिए क्या है, नंबर है। नंबर है जो 1 मिलियन वो भी क्रिएटर ला रहा है, 1 मिलियन ये भी क्रिएटर ला रहा है, टीचर वीचर कुछ नहीं, ये दोनों ये ला रहा है। तो समझ रहे हो, लालच हर जगह है, इसी लालच को कंट्रोल करना है। मैंने कंट्रोल किया सर, आज डिफेंडर ले सकता हूँ, हाँ लेकिन डिफेंडर मुझे लगता है कि लेके अगर मैं उसे घर में रखूं, आज मुझे लगता है कि वो 1 करोड़ रुपए में स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, ज्यादा आएंगे। आज मुझे जरूरी नहीं है, जिस दिन डिफेंडर चढ़ने का शौक होगा वो खरीद लेंगे, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं। क्योंकि डिफेंडर वो लोग जल्दी खरीद रहे हैं। मैं दिखता हूँ ना, बहुत से लोग जल्दी खरीद रहे हैं, हाँ, हाँ। जिनके पास पैसा अलग तरीके से आ रहा है। अलग सही मेरे बात कई है। ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं अमरीश जी बिस्किट खाने के पैसे नहीं थे, हाँ आपकी वीडियो देख के पार्ले जी बिस्किट खाते थे, हाँ हाँ और सडनली महीने का 10 करोड़ 12 करोड़ आने लग गया। सही बात है। तो क्या करते हैं साला, हाँ। अपने एम्प्लॉय को मर्सिडीज दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे दिए, बताओ क्या करते, समझ ही नहीं आता ना इतना पैसों का पैसा, होल्ड कैसे करें। हाँ, हाँ। ये गाड़ी वो गाड़ी, हम्म। तो सर वो चीज ना सही से टिकती नहीं है। हाँ हाँ स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, लाइफ में वो ज्यादा स्टेबिलिटी है। एट द एंड पैसा आप ऊपर लेके नहीं जाओगे, वही। सेटिस्फैक्शन लेके जाओगे। आज रात को सर मैं 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे सोने में। हाँ मैं तो योगा करता हूँ, मेरी मैडम वो सोने वाला एक योगा होता है वो ध्यान वाला, वो जैसे आंख बंद करता हूँ मैं नींद में आता हूँ, कहता सो कैसे जाते हो सर, इतना काम धाम। मैंने कहा कोई टेंशन ही ना, ना लोन है, ना किसी के पैसे ले रखे हैं, ना किसी के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, हाँ। अच्छे काम करता हूँ, खुश हूँ जीवन में, बस यही चाहिए। बस यही। तो वरना तो ऐसे करने को तो हम बहुत लोग बिल्कुल कर हर सकते कोई हैं। आप कर सकते हो सर, आज के डेट में, आज के डेट में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, हाँ ये मुझे पता है। हाँ आप नहीं बदलना चाह रहे, सही बात। अभी कुछ भी कर सकते हो। ये जो भी क्रिएटर है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है, क्योंकि उसके पास सब्सक्राइबर का पावर बेस है। क्योंकि कल को ये नहीं चाहिए कि कल को कोई उठ के कुछ बोल दे, सर वो खुद गिल्ट होता है यार। अमरीश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसका हम सेकंड पार्ट भी जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे लेवल पे होके आपने एग्री किया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैंने जब आपका इंस्टाग्राम, आपने मुझे इन्वाइट किया और मैंने इंस्टाग्राम देखा, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आजकल की यूथ और मतलब वैसे मैं अभी यूथ ही हूँ लेकिन यंग जनरेशन जब इस तरीके का इनिशिएट लेती है। सर ये बहुत मेहनत का काम है जो आप कर रहे हो। आप इतना ही समय आप ले लो ना बैटिंग वाले में, सर आप अपनी दुनिया बदल लोगे यार। आप अपने आप को फील नहीं कर पाओगे मैं क्या था क्या हो गया। बट आप जो कर रहे हो ना, इससे सोसाइटी में वैल्यूज आ रही है, लोग सीख रहे हैं। 5 साल बाद लोग आपको गुरु मानेंगे, आपके पांव छुएंगे कि यार सर आपकी वजह से मेरी दुनिया बदल गई। आपने कहा सच में मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। आपको जैसे मेरे को सेल्फ डाउट होता है, मैं कई बार मुंबई आता हूँ, अहमदाबाद, कुछ लोग इतना मेरे लिए सोच रहा था ये बंदा, तो ये आएगा सर। तो वो चीज प्राइस से ऊपर है। और थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको टाइम नहीं दिया, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आपके मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तक के लिए साइनिंग ऑफ।